है ना। कल इसकी मतलब डिस्कशन हुआ था तो बीच में आवाज़ चली गई थी, उससे बाद के क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी का तो आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। 17 तक तो सही रिकॉर्डिंग है, 17 के बाद रिकॉर्डिंग खराब हो गई है ना, आवाज़ चली गई थी, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले देखा था अर्थव्यवस्था के सेक्टर। मध्य प्रदेश में 3 सेक्टर होते हैं, तीनों की कितनी हिस्सेदारी थी, एक की थी 45। क्या मैंने बताया था, 2 तरह की हिस्सेदारी होती है, होती प्रचलित, ठीक है। दूसरी होती है स्थिर भावों पर, जो करंट प्राइस पे, जो स्टेबल प्राइस पे। क्या थी प्राइमरी सेक्टर में 45% के आसपास, है ना। सेकेंडरी में कितना था 18% के आसपास। 3 में कितना था 36 के आसपास, है ना। नहीं ठीक है 39 मान लो इसको ना, ठीक है, करेंट प्राइस पे ना, ठीक है। अब इधर आ जाओ, स्थिर प्राइस पे कितनी है 35, 24 और 36, मतलब 36 करेंट और उस पे दोनों पे अलग अलग है। हाँ 36, 39। ठीक है, ये क्या मैंने बताया है, अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। एमपी के अंदर प्राइमरी सेक्टर है करंट प्राइस पे, दो डाटा होते हैं, एक प्रचलित करंट प्राइस पे, एक होता है स्थिर भाव पे, ठीक है। स्थिर भाव पे मैं क्या बता रहा हूँ, 35, 35.5 के आसपास है प्राइमरी सेक्टर, 35.5। 24 के आसपास क्या है सेकेंडरी दूसरा वाला, और उद्योग आते हैं इसमें ना, इंडस्ट्री आ जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या है सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर कितना है 39। ये कौन सा हो गया फिक्स प्राइस, समझ में आ गया। स्थिर भाव का मतलब होता है प्रेजेंट में से महंगाई को हटा दो, है ना, स्थिर प्राइस। तो 3 हो गए 35, 24, 39, ठीक है। और करंट प्राइस पे कितने हो गए 45, 18, 36। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था प्राइमरी सेक्टर का, प्राथमिक सेक्टर का दोनों पे रेट बता दो, तो 45, 35, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। पहले का आंसर यही। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या मैंने बताया था, क्वेश्चन पूछा था पर कैपिटा इनकम कितनी, प्रति व्यक्ति आय कितनी है एमपी के अंदर। तो इसमें भी दो चलती हैं, एक प्रचलित भाव पे, एक करंट पे, एक स्थिर पे, है ना। करंट पे कितना हो रहा है 142 और इतना। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि इनको अपन रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, 17 के बाद थोड़ा सही करा दूंगा ना, ठीक है। अब ये तीसरा मैंने क्या बताया था, ये पूछा एग्जाम में, ये क्वेश्चन जरूर आता है पीएससी में कि रिपोर्ट के बारे में, ये रिपोर्ट किसने जारी करी, इंडिया की कौन सी रैंकिंग आई। तो 4 रिपोर्ट फेमस है इंटरनेशनल लेवल पे, कौन कौन सी। एक तो वर्ल्ड आउटलुक बोलते हैं, आउटलुक, ये कौन जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है, बताया था कल मैंने। ये वर्ल्ड बैंक की शाखा है, वर्ल्ड बैंक की 4 ब्रांच होती है ना, उसमें से ये शाखा, ये कौन सी करती है, वित्त वाली रिपोर्ट जारी करती है। निवेश कौन बताता है, ये वाला बताता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो निजी संस्थान, प्राइवेट संस्थानों का एक वो संगठन है वैश्विक लेवल पे ना, ठीक है। और अंकटाट क्या पड़ता है, किस कंट्री में कितनी प्रतिस्पर्धा है, ये बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया डी आंसर, ठीक है, डी, है ना। और फिर एक क्वेश्चन जरूर आता है, 100% एक क्वेश्चन आता है, खनिज, एमपी की खनिज कौन सी है, उसका प्रोडक्शन में कौन सा नंबर है एमपी का। तो मैंने कैसे क्वेश्चन बनाया है, 5 फेमस खनिज हैं, जितनी भी खनिज हैं सबकी रैंकिंग लिख दी है सामने, टेंशन नहीं है। फर्स्ट में एमपी, तांबा, मैग्नीज, हीरा, इन तीनों में, चारों में पहले नंबर पे है ना, ठीक। बस इस पेपर को देख लो, आपका काम हो जाएगा ना, पहला नंबर। और दूसरा रॉक फास्फेट पे एमपी सेकंड में, चूना पत्थर में 3rd पे, कोयला में 4th पे है, और लोहा में 6 नंबर पे, 5th पे एक भी नहीं दिखाया गया है। ये कहाँ दिखाया गया, इकोनॉमिक सर्वे में। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा यही बनेगा, कोई एक पूछ लेगा सब। छठवा है ना जी, बॉक्साइट लोहा छठवे पे, हाँ, ये फेमस यही मिनरल्स होते हैं, यही खनिज होते हैं, इनकी सभी रैंकिंग मैंने लिख दी इकट्ठा, क्वेश्चन ऐसे बनाया ना। इसके बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। आंसर 1 2 3 4 5 पाँचों सही है, ये आंसर हो गया ए, ठीक है। अब आ जाओ, अब एक मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्टर में फसलें आती हैं, फसलें, मत्स्य पालन आता है और मिनरल्स आते हैं। तो फसलों में क्या रहता है, किसमें ग्रोथ हुई, किसमें कम हुई, किसमें ज़्यादा हुई, तो लोग भूल जाओगे, किसी में 5 हुई, किसी में 10 हुई, 6 हुई। बस एक चीज़ याद रहेगा आप लोगों को, कमी किसमें हुई है, कमी किसमें हुई है, गेहूँ में और गन्ना में, बस कॉन्सेप्ट खत्म।
जितनी भी फसल है सब में वृद्धि हुई है, बस गेहूं में कमी हो गई है और गन्ना में कमी हो गई है एमपी के अंदर। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग गेहूं और गन्ना में कमी हुई है और सब में वृद्धि हुई है। याद रहेगा, कुछ भी आएगा बता देना। अब सबसे ज़्यादा किस में हुई है? हाँ, दालों में 42% वृद्धि हुई है, 42। तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? 42 दलहनों में वृद्धि हुई है। धान में हुई है 4.5%, तिलहन में हुई है 7.5%। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो बस ये याद रखना ये सेंटेंस गलत है, यहाँ लिख दो कमी। अब सही हो गया, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्टर का पूरा कंक्लूजन यही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। ए है, क्योंकि इसमें मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो गेहूं पूछेगा और गन्ना पूछेगा, झट से बता देना कमी हुई है। कमी के कई रीजन है, बाद में देख लेंगे अपन क्या रीजन है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया पैसा एमपी में कहाँ कहाँ से आया है, पैसा कितना आया है, ठीक है। ऐसे समझो। अब एमपी वालों को खर्च करना है, लगभग कितना खर्च करना है देखना, कितने कहेंगे, लगभग 350 के आसपास खर्च करना है, ये मान लो थोड़ा ऐसे यहाँ मान लो 3.5 लाख रुपए खर्च करने हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं एमपी को, ये समझ लो। इसमें से एमपी के अंदर टोटल आय कितनी हुई है? 282 की हुई है। बाकी के 50-60 हज़ार करोड़ रुपए उधार लेने हैं। जो अपन उधार लेते हैं उसको अपन बोलते हैं राजकोषीय घाटा। क्या कहा मैंने? 10 लाख करोड़ रुपए हमें खर्च करने हैं, नहीं 10 लाख करोड़ हमारी आय हुई है, 12 लाख करोड़ खर्च करने हमें, तो 2 लाख हम उधार लेंगे। तो जो उधार लेते हैं उसको क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो एमपी में कितना अपन ने उधार लिया है? कितना उधार लिया है? 55, है ना, 55,000 के आसपास करोड़ लिया है। इसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो कितना परसेंट घाटा लिया है? 4.5% लिया है अपनी जीडीपी का, राज्य की जीडीपी का। इकोनॉमिक सर्वे में लिखा। तो क्या क्वेश्चन आएगा राजकोषीय घाटा कितना है तो बता दोगे? 55,000 करोड़ के आसपास, जो स्टेट राज्य की जीडीपी का 4.2% है। नहीं तब भी बड़ी है, उसमें रखा है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। वो FRM एक्ट बनाते ना, फिजिकल को इतना कम रखना है ना, 3% तक बढ़ा के रखना है। राजकोषीय घाटा टारगेट रखा है केंद्र सरकार ने भी यहाँ पे 3%, मैक्सिमम 3.5 हो जाए, लेकिन 4 से ऊपर चल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या होता है? राजस्व घाटा समझते हैं? जैसे कर से पैसा आया और सैलरी में खर्च हो गया रेगुलर चीज़ों में, तो वो जितना आया था उससे अपना थोड़ा रुपए बच गए थे। तो एमपी में क्या है? सरप्लस है 413 के आसपास, जबकि सेंटर में नहीं, सेंटर में माइनस में रहता है ना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। टोटल प्राप्तियां कितनी हुई हैं? 225 की हुई हैं, है ना। हाँ 225, 2,25,000 करोड़ के आसपास हुई है, ठीक है। और ये दोनों मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 281 के आसपास हो जाएगा, 2,81,000। और मैंने क्या लिख दिया? कुल प्राप्तियां कितनी हुई है, ये गलत लिख दिया है। अगर मैं 2,81,660 लिख देता तो सही हो जाता है ये वाला। तो इसका आंसर डी है, असत्य कथन, ठीक है। अब आगे आ जाओ, डी आंसर है, बाकी सारा सही है। सब सही है। 7वां आ जाओ स्पीड से। 7वां मैंने फिर बताया है रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा में एमपी का कौन सा स्थान आ गया है? 8वें नंबर पे आ गया है एमपी, है ना। मैंने इसमें लिख दिया है 8वें नंबर पे एमपी की रैंक। और क्या बता दिया है? इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 5400 के आसपास प्रोडक्शन हुआ है ना। अब क्वेश्चन क्या आता है? किसका कम ज़्यादा हुआ है? तो सबसे ज़्यादा हुआ है पवन ऊर्जा का, वाइंड एनर्जी का, 2800 के आसपास। 2500 के आसपास है सौर ऊर्जा का। बायोमास का है 106, और जल विद्युत का लघु जल विद्युत। बड़ी वाली जल विद्युत कायम हो गई, परंपरागत में पहुंच जाएंगी। छोटी छोटी लघु विद्युत होती हैं, वो आती हैं रिन्यूएबल एनर्जी में आती है, छोटी वाली, तो उनका लगभग 123 है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक, डी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, फिर से ये क्वेश्चन मैंने बताया था इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार इन्वेस्ट हुआ इंडस्ट्री में, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। अंकित, एक क्वेश्चन आ सकता है पीएम मित्र पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? पीथमपुर, धार में बनाया जा रहा है, ठीक है। पहली बार बजट में लिखा है, इस बार जोड़ा गया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये धार में आ गया। और ये वाली चीज़ें पहले से चल रही थी, इंदौर में पहले से चल रही थी, बस इनका ग्रो किया जा रहा है। और स्पेशल क्या लिखा था? उसमें लिखा था मेडिकल डिवाइस, फार्मास्यूटिकल होती हैं, इनकी उज्जैन में कंपनी वो खोली जा रही है, विक्रम इंडस्ट्री एरिया में बढ़ावा दिया जा रहा है।
क्या मैंने बोला, मेडिकल वाले कहाँ, उज्जैन में, टेक्सटाइल वाले पीएम मित्र, ये काय के लिए, कपड़ों के लिए टेक्सटाइल, ये धार में। ये दो नई चीज़ें लिखी हैं बजट में, और बजट में इकोनॉमिक सर्वे में। और नई और क्या लिखा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है ना, इनके उपकरण भी बनाने हैं, सोलर पैनल बनाने हैं, पवन चक्की बनाना है, तो इनका कारखाना कहाँ खुल रहा है, पार्क खुल रहा है नरसिंहपुर में, है ना, वहाँ ऐसा कुछ जगह है वहाँ पे खुल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी बताओ क्या हो जाएगा, 2143 है ना, यही हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ, डी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और था कि एमपी ने जो टोटल इंडिया का एक्सपोर्ट होता है, टोटल एक्सपोर्ट होता है इंडिया का, उसमें एमपी का कितना परसेंटेज है, 1.8 के आसपास बताया था ना, हाँ ठीक है 1.8 है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ठीक है, ए हो गया। ये इकोनॉमिक सर्वे के नए नए क्वेश्चन हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं। और कल मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था, पुराने वीडियो में देख लेना, देख लेना, ये काम के शब्द थे, इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, एप्रिसिएशन और डिप्रेसिएशन, ये दोनों काय से जुड़े हुए हैं, डिप्रेसिएशन, ये जुड़े हैं बाजार द्वारा। बाजार द्वारा पैसे और डॉलर में कम ज़्यादा करें, क्या काम है, बाजार के आधार पर पैसे की वैल्यू घट जाए, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए, तो एप्रिसिएशन और डिप्रेसिएशन उससे जुड़ा हुआ है। बढ़ जाए तो एप्रिसिएशन, घट जाए तो डिप्रेसिएशन। ठीक है, और जब गवर्नमेंट खुद करे उसको बोलते हैं डिवैल्यूशन और रिवैल्यूशन। रिवैल्यूशन ये प्रशासन द्वारा होता है। हाँ, बाजार स्वतः होता है, एप्रिसिएशन। ठीक है, चाइना बहुत काम करता है, ये वाला डिवेल्यूशन का काम चाइना बहुत खुल के करता है। इसको बोलते हैं एक वर्ल्ड लेवल पे करेंसी वॉर हो जाता है, सब अपनी घटा देते हैं, इससे फायदा होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है लोगों का। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज पैसा मतलब कम वो होगा तो महंगाई बढ़ेगी और ज्यादा होगा तो सस्ता इन्फ्लेशन तो सिंपल है, समझते हो इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है ना। अब आ जाओ, डिफ्लेशन क्या होता है, मुद्रा की कमी के कारण। एक होता है जैसे 1 किलो टमाटर 10 रुपए के आ रहे हैं, दोबारा सुनो, 10 रुपए के किलो टमाटर आ रहा है, अचानक 50 रुपए के टमाटर आने लगे, है ना, तो मुद्रा लोगों के पास ज़्यादा आ गई है, इसलिए ज़्यादा 50 रुपए में खरीद रहे हैं, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये ऐसी होती है, क्या होता है, आरबीआई वाले क्या करेंगे, पैसा लोगों के पास बहुत है, पैसा खींच लो मार्केट से, जब पैसा खींचेंगे मार्केट से उसको बोलेंगे डिफ्लेशन। और एक क्या होता है, टमाटर का प्रोडक्शन ही बढ़ गया मान लो, तो ऑटोमेटिक घट जाएगी, उसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन, मतलब प्रोडक्शन ही बढ़ा दिया तुमने, उसको क्या बोलेंगे, डिसइन्फ्लेशन। इन डिस समझ में आ गया, इन्फ्लेशन यही वाला, इन्फ्लेशन ऐसा कब कहेंगे, जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तब। हाँ, मूल्य फिर से नॉर्मल हो जाए या कम होने लगे मूल्य, क्यों हो जाते हैं ऐसे, प्रोडक्शन बढ़ गया होगा मान लो। ठीक है, 10 होगा क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, बनता होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में सेकंड है, उसका आंसर देखा नहीं था, उसका आंसर सब सही है, सब सही है, 1 2 3 4, हाँ सब उसी के सामने लिखे ना, हाँ ठीक है। हाँ? जो टफ क्वेश्चन बनाए थे उन्होंने उसके सामने ही लिख दिए थे, परेशान नहीं होना था। ये भी सिंपल, ये भी बन जाएगा ना। ठीक है, एरिया में सेकंड है अपन, जनसंख्या में 5th हो गए हैं, है ना, जीडीपी में अपन 4th नंबर पे आ गए हैं, ऊर्जा में 8th नंबर पे, है ना। ये वाला 4th नंबर का मतलब समझ रहे हो, ऐसा हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में, कहा गया है 2010-11 से लेके या 11-12 से लेके 21-22 तक, 2021-22 तक का 10 साल का एवरेज निकाला गया, तो इंडिया की एमपी की ग्रोथ रेट रही है 6.5% के आसपास। ये बताता है कि 4थे नंबर का आया राज्य, क्या किस वजह से 4थे नंबर पे आ रहा है, ग्रोथ के आधार पर लगातार 6.5 रहा है। इससे अच्छा कर्नाटक की रही है, हरियाणा की रही है, गुजरात की रही है, 4थे नंबर पे एमपी आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। ठीक है, क्या कहा है, पिछले 10 साल का एवरेज निकाल जीडीपी के आधार पे, है ना। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब सिंपल क्वेश्चन है, किसका आंसर, इसका देख लो, बी, हाँ पहले का तीसरा से देख लो झट से, दूसरे का ये था 4-1। ठीक है, अब मैंने कल इसके लिए डाटा दिखाया था, 2 वो बताएं, पिक्चर खिंचवाई थी। एक क्वेश्चन ये पूछता है, सस्टेनेबल डेवलप गोल है, 17 गोल है, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, कितने नंबर है, या एमपी की क्या रैंकिंग है एसडीजी में। तो मैंने बताया था कौन कौन सी चीज़ें बताई थी, 4 चीज़ें जिनमें कम है, किन किन में कम है, सेकेंड में कम है, भुखमरी में एमपी में बहुत लो लेवल पे 50 से कम है, भुखमरी में कम है, शिक्षा क्या कहते हैं एजुकेशन में कम है, और लैंगिक क्षमता में कम है,
और इनोवेशन इंडस्ट्री में कम है। इन चारों में 50 से कम है एमपी का। और इंडिया का किन दो में कम था? इंडिया का था 5वें में कम था, मतलब लैंगिक विषमता में इंडिया का स्कोर कम है, 50 से कम है, 49 था, 49 है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या है? 5वां गोल है, एमपी की उसमें स्कोर है 48, इंडिया का कितना है? 49, ये इंडिया का है गोल 5 में। इंडिया 2 गोलों के अंदर 50 से कम है। कौन कौन से में? 5वें में और 9वें में। 9वें में क्या है? इनोवेशन इंडस्ट्री, उनमें कमजोर है इंडिया, ठीक है। सेकंड सेक्टर कम है इंडिया का, एमपी का तो और कम ही है ना। ये मैंने इसके 2 दिखाए थे, वो आप भूल देख लेना, फोटो खिंचवाए थे मैंने। क्या फोटो भेजा नहीं था? भेजा तो होगा, नहीं ऐसा हो सकता है, चलो दोबारा देख लेना, जल्दी से देख लो इसको। ये फोटो है, ये क्या दिखा रहा है? इसको फोटो खींच लेना, बड़ा काम का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बता रहा हूँ? सेकेंड, समझ में आ गया? पेन नहीं चल रही, ठीक है। सेकेंड 4, 5, अरे यार ये क्या चला जाता है, सेकेंड 4, 5 और 9, इन चारों में एमपी का स्कोर 50 से कम है। क्या कहा मैंने? 4, 5, 9, इन चारों में एमपी का स्कोर 50 से कम है। इसको बोलते हैं, ये समझते हो जो मैंने बताया था? यहाँ लिख दूँ, अभी लिख के बता रहा हूँ। और वहाँ हाईएस्ट किस में है? 12 बारे में, ठीक है। एमपी का, हाँ एमपी का। अब इंडिया का दिखा दूँ, ये क्या आ गया, बाहर कैसे निकलेंगे? हाँ इंडिया का ये शायद, ये इंडिया का है। इंडिया का किस में? 5वें में कम है, रेड में 50 से कम है। क्या मैंने बताया था? एस्पिरेंट बोलते हैं, किसको बोलते हैं? 50 तक वाले को। परफॉर्मर किसको बोलते हैं? 50 से 64 तक। कहाँ चला है? हाँ हाँ, अचीवर किसको बोल रहे हैं? जो 100% अचीव कर लेगा उसको। 100% इंडिया में किसी ने किया है? नहीं किया है ना, किसी राज्य ने किया है ना। एमपी ने तो बिल्कुल नहीं किया, कुछ केरल ने कर लिया कहीं कहीं पे। और फ्रंट रनर किसको बोलेंगे? 65 से 99 तक, ठीक है। तो क्या है, इसके अंदर अचीवर इंडिया में नहीं है। इंडिया का एवरेज कितना बताया था मैंने? 71। कितना बनाया? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया का स्कोर कितना है? तो क्या बताओगे? 71 है। किसके में है? एवरेज, सब में मिला दो इंडिया का स्कोर। और एमपी का स्कोर कितना है? इंडिया 67। क्या इसका मतलब समझ में आ गया? एवरेज सबका, एमपी का टोटल, है ना, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब आप दोबारा से वहीं आ जाते क्वेश्चनों पे, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन हो गए। ये दोनों याद रखना, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। सर आप भेज देना, भेज दूंगा ना। दोनों डाटा है, उनको बस एक बार देख लेना, उनसे क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आएगा। ये क्या सिंपल क्वेश्चन है, एमपी का 10th रैंक है। क्या समझ में आया? 10th नंबर पे इकोनॉमी के आधार पे वैसे, ठीक है, ठीक है। ये कहा था, क्या पता, मानव विकास सूचकांक। ये मैंने क्यों क्वेश्चन डाला था, कल बताया था। क्या होता है, अगर यहाँ मैं लिख दूँ इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अकॉर्डिंग या 23-24 के अकॉर्डिंग, तो चीज़ें ऑथेंटिक हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। ये क्या रैंडमली क्वेश्चन है, इसमें ये ईयर भी नहीं लिखा किसके अकॉर्डिंग बताएं, तो गूगल पे अलग अलग दिख जाएगा, है ना। प्रेजेंट में गूगल पे 23 दिख जाएगा ये आपको। ऐसे क्वेश्चन डाउटेबल होते हैं क्योंकि इनमें मेंशन नहीं है किसके अकॉर्डिंग, किस संस्था के अकॉर्डिंग, किस ईयर के अकॉर्डिंग, इसलिए ये क्वेश्चन तो डाउटेबल रहते हैं, ठीक है। बाकी इससे पहले सब इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग थे। इसलिए इसके कई आंसर होता है, पीएससी 2-2 आंसर मान लेगा। वैसे प्रेजेंट का मानना चाहिए अधिकतर, तो प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में भी एक साथ कई डाटा निकालते हैं, इकोनॉमिक सर्वे अलग निकाल रहा है, बजट अलग निकाल रहा है, और क्या कहते हैं उसको, मैंने क्या बताया था, इकोनॉमिक सर्वे सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। बजट क्या होता है, अनुमान होती है, काल्पनिक चीज होती है, हम ये करेंगे, लंबी लंबी मतलब बातें होती है, उसमें ज़्यादा डाटा हाई दिखाया जाता है, कमजोर डाटा नहीं दिखाएंगे, इसलिए अपन को इकोनॉमिक सर्वे मानना है। ऐसे ये कई क्वेश्चन था। अभी अपन क्या देख रहे थे, प्रति व्यक्ति आय एमपी कितनी है, इतनी बताई तब मैंने, इतनी बताई थी ना जी, करंट प्राइस पे और जी स्थिर प्राइस पे इतनी है।
इकोनॉमिक सर्वे ये ऑथेंटिक है, इसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन प्रेजेंट में देखोगे बजट में लोग इतना दिखा रहे हैं, कहीं कहीं दिखा रहे हैं, गूगल पे दिखाएंगे, विकिपीडिया पे दिखा रहे हैं। क्या कहा मैंने, जी ऑथेंटिक है, जी प्रेजेंट में दिख रही है। ठीक है, तो अपन को तो ये 100% याद रखना है। अगर बाई चांस ये आ जाए तो क्या कहोगे, तो अपनी रैंकिंग 25-26 दोनों मान लो, कहीं पे 25 दिखा रहे हैं, कहीं पे 26 दिखा रहे हैं। क्या कहा, अगर उसमें लिखा हो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग तो सब भूल जाना, ये सही है। ठीक है, जब नॉर्मल प्रेजेंट में देखोगे, गूगल पे चेक करोगे तो इतना दिख रहा है, इतनी इकोनॉमिक वो आ रही है। सरकार ने भी दिखाया है कई जगह, बजट में दिखाया कि हमारी इतनी आय बढ़ गई है, जो कि ऑफिशियल नहीं बढ़ी इतनी। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन कैसे डाले हैं, रैंडमली गूगल वाले डाले, गलत 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 नहीं कहेंगे इसको, हाइपोथेटिक है, फिक्स नहीं, पता नहीं, ऑथेंटिक नहीं है। 15 का आंसर क्या होगा? तो कौन सा था 15 का, अच्छा नहीं 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 नहीं, ये 10 है, 10 है ना, 10 हाँ 10 है ना, सी होगा, हाँ सी है, 16 हाँ का 16 का दोनों मान लो, ए और बी, 26 मान लो सही, ए और बी है, दोनों उसमें भी बी ज्यादा है। ज़्यादा सही है। विकिपीडिया आप चेक करो, ये दिखेगा, गूगल पे भी यही दिखेगा, है ना। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के सबसे सही माने जाते हैं। अब ये फिर से वही क्वेश्चन था, प्राइमरी सेक्टर कौन सा था, ए वाला, ठीक है, ये था सेकेंडरी सेक्टर, ये थर्ड सेक्टर। ठीक है, ये क्या है, हिस्सेदारी है। प्राइमरी सेक्टर में करंट प्राइस पे 45 है, स्थिर प्राइस पे इतनी है, सेकेंडरी की करंट पे कम है और स्थिर पे ज़्यादा है। क्या समझ में आया, करंट में इंडस्ट्री कमजोर हो रही है एमपी में, करंट प्राइस पे, है ना। और ये क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन है अब भाई सस्टेनेबल गोल का फिर से आ गया। थोड़ा टाइम है बेटा, आधा घंटा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ठीक है, घर पे रहना कहीं। बताओ। इसमें कौन सा गोल नहीं है 17 के अंदर, ये वाला अंतरिक्ष वाला गोल नहीं है, अंतरिक्ष की बात ही नहीं करी 17 गोलों में। ठीक है, सर उसका आंसर बता दो। डी, 17 का डी, हाँ नीचे रह गया वो, कौन सा रह गया, इस तरफ रह गया, वो यही है, यही है, और कौन सा बचा है, फोन आ गया, मैंने देख नहीं पाया। 17 ये बी, बी है, 17 का बी, हाँ 18 18 का का डी, हाँ, मतलब अंतरिक्ष वाला गोल नहीं है, बाकी सब गोल हैं 17 गोल के अंदर। ठीक है, 19 में क्या है, एमपी किस कैटेगरी में आता है, एवरेज, एमपी का स्कोर कितना है, तो काय में आएगा ये 50 तक है, 0 से 50, 49 तक है मान लो, है ना। ये 50 से लेके 64 तक है, ये 65 से लेके 99 तक है, तो इसी के बीच में आएगा, फ्रंट रनर बन गया है, अचीवर नहीं है इंडिया, एमपी नहीं, एमपी नहीं है, इंडिया भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ गया, सी है, ये आया, कितना स्कोर है एमपी का, 67, और 71 किसका है, इंडिया का। ठीक है, अब आ जाओ, अब ये क्वेश्चन हो रहा है, ये वाला आईपीआर वाला है ना, आईपीआर, इसमें सारा डाटा मैंने लिख दिया है। इसको कौन, आईपीआर समझ गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको कौन सा विभाग जारी करता है, एमएसएमई। क्या समझ में आया, एमएसएमई विभाग रहता है ना, ये वाला जारी करता है, ये वाला। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका सेंटर कहाँ है एमपी के अंदर, इंदौर में है। ठीक है, और तीसरा क्या है, ये कब बना था, विप्रो वैश्विक संस्था है, विप्रो क्या कहेंगे, है ना। तो इसको 67 में बना था ये, इंडिया कब शामिल हुआ, 75 में, सब सही लिखा है। और इसका दिवस कब मनाते हैं अपन, गलत है, 26 अप्रैल है, बस इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या कहा मैंने, पूरी जानकारी सही दी है, बस 24 अप्रैल लिख दिया था। तो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पता चल गया, एमएसएमई विभाग है, इंदौर में सेंटर है, 75 में इंडिया शामिल हुआ, ये संस्थान 67 में बना है, और 26 अप्रैल को दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 अप्रैल के दिन की बात है वो। ठीक है, इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक बौद्धिक संपदा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आईपीआई जी तो जाके टैग पेटेंट जो होते हैं सारी चीज़ यही देते हैं, पेटेंट वाला। बाकी सारा सही है, केवल हाँ, पेटेंट से संबंधित चीज़ें, कॉपीराइट देना, पेटेंट देना, सारी चीज़ें। अब जीआई टैग आ जाओ, जीआई टैग में क्या था, इसमें
कि कौन सा जीआई टैग गलत है ये बताना है। बाघ में तो धार में क्या है, बाघ की गुफाएं भी हैं, बाघ प्रिंट भी है ना। तो इसका आंसर क्या है, धार में क्या हो गया, बाघ प्रिंट है, बाघ की गुफाएं भी बाघ प्रिंट भी है जी। कहाँ पे बाटे, उज्जैन में, जैसे ठप्पा लगा के कढ़ाई नहीं करते हैं, डिजाइन करते हैं, वो है क्या। हाँ छीट भी बोल सकते हो उसको, थोड़ी अलग होती है थोड़ी, लेकिन ठीक है बोल सकते हो, ठीक है। और लोहा कहाँ पे चल रहा है, लोहा शिल्प कहाँ है, ढिंडोरी में है ना, ढिंडोरी। हैंडलूम पे तो कई जगह पे चलता है, लेकिन बालाघाट में इसमें सही है, ठीक है। हस्तशिल्प ग्वालियर में चल रहा है, कालीन बनाई जाती है, कालीन। हैंडलूम सर साड़ियाँ बालाघाट कहाँ है, बालाघाट में मतलब वो मेन तो सिल्क और चंदेरी का है। वो चंदेरी हो गया, एक महेश्वर का भी हो गया, तो वहाँ पे भी एक है ना। इनमें से कौन सा गलत है, तो इसमें से धार वाला गलत है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, धार गलत, हाँ ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये आता है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात चलती है, रोड मैप 2023 है, क्वेश्चन आता है इसके कौन से 4 पिलर हैं, तो मैंने चारों पिलर क्वेश्चन में लिख दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से पिलर हैं, भौतिक अधोसंरचना, क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके बारे में, गुड गवर्नेंस है, स्वास्थ्य और एजुकेशन है, और अर्थव्यवस्था और एवं रोजगार, ये 4 पिलर हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, किस डेट को स्टार्ट हुआ था, इसमें तो एक भी 2023 दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन ये गलत है। आंसर क्या है, 20। जब कोविड के टाइम पे आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया था इंडिया के लेवल पे, तो एमपी में भी उसी टाइम पे चलेगा, तो 12 नवंबर है, 20 की बात है ये। लेकिन रोड मैप अपन बाद में जारी करते हैं फिर, है ना, तो डाउट रहता है लोगों को, इसलिए मैंने ये डाला है ना। 20 है, 2020, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन आता है, जैसे अब इंडिया में चलता है विकसित भारत @2047 चलता है, तो ऐसे ही एमपी में भी चलाते हैं अपन @23 आत्मन ग्राम। तो उन शब्दों का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ए का मतलब होता है एस्प्रिएंट, है ना। टी का मतलब होता है, ये कौन सा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव करना है हमें, ये सही है इसका बदलाव, है ना। एम का मतलब होता है मिशन, ए का मतलब अगली, ए का मतलब एक्शन, नीति। क्या कहा, लिख दूं, उसमें लिखा था, चलो यहाँ लिख देता हूँ, एस्प्रिएशन, क्या एस्प्रिएंट, ठीक है। एस्प्रिएंट, पेन नहीं चल रही है, इसमें लिखवा दूँ बोल के, लिखो मैं बोल देता हूँ स्पेलिंग, ASPRATION, एस्प्रिएशन, हाँ एस्प्रिएशन लिख लिया, ASPIRATI है ना। फिर टी का तो ट्रांसफॉर्मेशन ये था, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ 0 दाब दिया था, इसलिए नहीं चल रही थी पेन, है। हाँ, एम का मतलब मिशन, 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 हाँ। फिर क्या था, ए का मतलब है एक्शन, एन का मतलब है नीति, हाँ। आंसर इसका क्या था, डी, टी, हाँ डी, वो टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है। फिर से आ जाओ, वन डिस्ट्रिक्ट वन वो वाला, 25। इसका भी मैं एक फ़ोटो भेज दूंगा, जिले छपे हैं उनके फ़ोटो छपे हैं, क्या उत्पादन हो रहा है बताना। क्या था, दमोह सही है, चना, दतिया में गुड़ सही है, जबलपुर में मटर सही है, बस ये गलत हो गया है। क्या है इसमें, अदरक है, धनिया नहीं है, मंदसौर में अदरक, 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 डी, बी बॉम्बे, बी। 25 हो गए, 26 बताओ, फिर से वही क्वेश्चन आया है, हाँ देखना, अनूपपुर हो गया, ढिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, 4 जिलों में तो ये हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो गया, उमरिया में, ठीक है। नेवाड़ी में गलत है, आंवला कहाँ होता है, पन्ना में, पन्ना, कम से कम ये 4 तो याद कर लो जो मैंने लिखे हैं, वो पन्ना में आंवला हो रहा है, नेवाड़ी में तो मूंगफली होती है और दूसरी चीज़ हो रही है, लेकिन आंवला नहीं है। नारंगी ये सही है, बी बॉम्बे, उमरिया में मैंगो सही है,
से सीताफल होता है सिवनी में, सीताफल सिवनी में, सिवनी। हाँ है ना। इसका भी एक चित्र है ना, कहाँ गया, ये रहा, लो देख ही लो, देख लो। संतरा कहाँ बताया था, राजगढ़, आगर मालवा, अरे कहाँ जा रहा है, आगर मालवा दोनों नजदीक नजदीक वाले दोनों, ठीक है। और ये छिंदवाड़ा, तीनों जगह पे संतरा है, ठीक है। और आ जाओ ऊपर आ जाओ, भिंड मुरैना में क्या है, सरसों बाजरा, सरसों पहले नंबर पे, बाजरा सेकेंडरी नंबर पे, ठीक है। ग्वालियर में क्या है, स्टोन, स्टोन वाला और कालीन वाला, दो चलते हैं। और दतिया में क्या है, गुड़ है। ये निवाड़ी में क्या बताया था, मूंगफली है, और एक और चीज़ होती है, मैं भूल रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। और क्या बचा है फेमस, अशोकनगर पता है, चंदेरी की साड़ियाँ, ठीक है। और ये यहाँ पे भी, ये मैसूर में भी साड़ियाँ हैं, ठीक है। और एक याद रखना, बैतूल में क्या है, सागौन की लकड़ी, क्या कहा, बैतूल में सागौन की लकड़ी है। इससे अपन को कुछ बनवाना है तो कहाँ जाएंगे, बैतूल से सीधा छतरपुर जाएंगे, तब लकड़ी का कुछ माल बनवा पाएंगे, ठीक है। क्या बैतूल में लकड़ी है, मान लो अपने पास सागौन है, लकड़ी का टेबल बनवानी तो कहाँ जाएंगे, छतरपुर जाएंगे, पूरा क्रॉस करेंगे एमपी, ठीक है, ऐसे याद रखना। नहीं नहीं, ओडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बैतूल में सागौन लकड़ी है और छतरपुर में फर्नीचर है, ठीक है। और क्या था, और फेमस क्या है, आंवला पन्ना बताई दिया, ठीक है। और कृषि उपकरण कहाँ पे, विदिशा और सागर में, कृषि के यंत्र, कृषि उपकरण, खेती वाले, ठीक है। और बाकी देख लेना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसको आ जाओ, वापस वहीं आ जाओ पेपर पे। लगभग एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाएगा ना। 26 का बी हो गया। हाँ 27 का ठीक है, 27 का देखो फिर से क्या है बताओ। हाँ थोड़ी योजना है, मुख्यमंत्री सी को कमाओ 23 में सही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। और क्या था, ये भी ठीक है, कौन सा, ये भी सही है, बस ये थोड़ा गलत हो गया, ये जबलपुर में है, क्या डी हो गया। जो इसका सेक्रेटरी, वो क्या कहते हैं, डायरेक्टरेट है ना, कहाँ पर, ये जबलपुर में है, ये जबलपुर, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब क्या बचा है इसके बाद, है ना। अभी इसका सुनो, क्या कह रहा हूँ मैं, ये तो सुना होगा ना, स्किल पार्क बना है ना, कहाँ बना है, भोपाल में बना है, रविदास नाम रख दिया उसका, और किसके सहयोग से, सिंगापुर के सहयोग से, हाँ ठीक है, सिंगापुर के सहयोग से। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला था ना, उसी की एक सब अभियान चलाया था पंख के नाम से, पंख है ना, उसकी डेट पूछी है कि एग्जाम में, तो क्या डेट है उसकी, 24 जनवरी, हाँ है ना। फिर आ जाओ, ग्वालियर में एक स्पेशल काम क्या हुआ, ड्रोन को लेकर हुआ है, स्कूल बन गया ड्रोन स्कूल, हाँ ड्रोन स्कूल, ठीक है। ये भी सिंपल है, जनगणना वाला थोड़ा सिंपल था, बताना। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है, भोपाल, सही है, ठीक है। पुरुष साक्षरता कहाँ है, ओवरऑल जबलपुर में ही ज़्यादा है, दोनों मिलाकर महिलाओं की वहाँ ज़्यादा है। फिर लिंगानुपात कहाँ पे सही है, शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा, कम तो इधर हो जाएगा अपने भिंड मुरैना के आसपास, ज़्यादा कहाँ है, अली उसमें, ठीक है, अलीराजपुर में ही है। और ग्रामीण सबसे ज़्यादा कहाँ बताए थे मैंने, ग्रामीण जनसंख्या बताए थे, भूल गए, रीवा, धार, सागर, जनसंख्या ज़्यादा है ग्रामीणों में। अगर परसेंटेज पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, ढिंढोरी, है ना, रीवा में जनसंख्या ज़्यादा है, तो ये धार गलत लिखा है, यहाँ रीवा लिख दो, अब सही हो जाएगा, तो इसका आंसर गलत यही है, ठीक है, रीवा, और परसेंटेज ढिंढोरी, ठीक है। 32 फिर बताओ, जैसे इसमें पूछा है कहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुई है, ज़्यादा तो वैसे इंदौर में हुई है सबसे ज़्यादा, लेकिन कम पूछा है मैंने, कम कहाँ कहाँ पर हुई है, अनूपपुर में सबसे कम हुई थी 12%, 12, 13, 14, इसमें हुई थी 12, यहाँ पे 13, यहाँ 14,
क्या हुआ, ये कम से कम ग्रोथ रेट हुई है यहाँ पे 10 साल में, तो यही हो जाएगा ना, अनूपपुर बैतूल छिंदवाड़ा। सर वो आंकड़े क्या है, कौन से? ये सीक्वेंस वाइज ये सेंसस वाले याद करने तो सेंसस के वीडियो बनाए ना, वो वीडियो देख लेना अच्छे से। हाँ कहाँ पड़ा, दोनों बनाए, दोनों वीडियो बनाए सेंसस वाले, उसको देख लिया करो एक आध बार, उसमें और अच्छे से बता दिया, पूरा बता दिया है ना। हाँ तो उससे वो याद रह जाता सुनने से। हाँ, औद्योगिक क्षेत्र कौन सा सबसे बड़ा? पीतमपुर। ठीक है, ये कौन सा है? ये भी सरल क्वेश्चन बताओ। डिफेंस कहाँ पे है? हाँ, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा। डिफेंस तो जबलपुर में था, ठीक है। और लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? मनेरी, मंडला। पॉलीमर बनाने का राज्य का एकमात्र कारखाना छिंदवाड़ा में, सही है। प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ है? जग्गा खेड़ी में नहीं है, खरगोन में, खसराबाद है ना, खरगोन में। हाँ, खरगोन में खरगोन, खसराबाद। हाँ, डी। हाँ, इसमें भी एक क्या रहता है, वैसे सामान्यतः माना जाता है इंदौर और धार के पीथमपुर के आसपास सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है। एक्सपोर्ट भी बोलते, उसको क्या बोलते हैं? सूखा बंदरगाह किसको बोलते हैं? पीथमपुर को। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर कौन सा माना जाता है एक्सपोर्ट का? इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है इंदौर और देवास के आसपास को बताया गया है, जबकि इंदौर धार में ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, विकसित भी हुआ है, लेकिन आंसर इसका ही है, देवास सही है, इंदौर देवास। एक्सपोर्ट जो कंक्लूजन किया होगा उन्होंने, कंक्लूड किया होगा जो भी किया होगा उन्होंने डाटा, तो देवास इनसे ज़्यादा निकला है एक्सपोर्ट। हाँ, देवास क्या, धार नहीं था, नॉर्मल धार होना चाहिए, है ना, लेकिन कहीं डाटे में स्पष्ट लिखा है उन्होंने ये धार, देवास लिखा है धार की जगह, ठीक है। लेकिन पीतमपुर को तो सूखा बंदरगाह कहा जाता है, लेकिन जो एक्सपोर्ट निकला होगा जो भी इन्होंने निकाला होगा डाटा, उनमें इंदौर का ज़्यादा निकला था। 2 सेंटर नज़दीक वाले, इंदौर के पास ही, इधर धार है इधर देवास है, इधर क्या कहते हैं धार है इधर देवास है, ये इंदौर है बीच में, ठीक है। एक इंडस्ट्रियल एरिया ये है, एक ये वाला है। वैसे कोई भी नॉर्मल धार को ही ज़्यादा प्राथमिकता देगा, लेकिन एक डाटा में उन्होंने देवास को दिया है। हाँ, ये फिर बताओ, ये भी सिंपल है। ज्वेलरी पार्क तो सब पता होगा ना, क्वेश्चन भी पूछ चुका है इंदौर में, ठीक है। चमड़ा पार्क भी पता है देवास में, ठीक है। फार्मा पार्क बेटमा, और एक मैंने बताया था वो वाला मेडिकल पार्क बन रहा है उज्जैन में, एक ये भी है। इसमें गलत क्या है, ये लघु उद्योग 1961 है, ये गलत है। मैं इसकी भी एक PDF भेज दूंगा, एक पेज की, जिसमें सभी आयोगों की, सभी संस्थाओं की सन लिखी है, पूरे एग्रीकल्चर वाले संस्थान, इंडस्ट्री वाले संस्थान, सारे संस्थान जितने भी होते हैं सबकी सन लिखी, एक फोटो भेज दूंगा, 4 फोटो भेजूंगा, समझ गए, एक ये और 3 पुराने। डी है आंसर, व्हाट्सएप पे ना, ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ, फिर से आ जाओ, निमाड़ में कपास, सही है ना, ठीक है। गेहूँ मालवा में होता है, राइस मध्य इधर होता है, अफीम मंदसौर के आसपास होती है ना, नीमच मंदसौर के आसपास है ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये हो गया मंदसौर। ये सिंपल ही क्वेश्चन है, मंदसौर। नहीं सर, कुछ सिंपल भी देता है। इस बार सिंपल मैंने बना दिए, पॉलिटी का ज़्यादा टफ हो गया था ना, लेकिन अपना ये पर्पज था पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाए, ठीक है। परिवर्तनीय वर्ष है ना, हाँ कब घोषित बताओ, परिवर्तनीय रिकॉर्ड नहीं होता, बाकी मैंने समझाया था इसका पूरा डिटेल से। पहले होता क्या ही समझ में आ रहा है, परिवर्तनीय था नहीं पता होगा। नहीं, जैसे अभी बता देता हूँ, देखना, अपन अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ते हैं, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था बेसिक शब्दावली पढ़ते हैं, GDP क्या होता है, समझ में आया, GDP GNP इन सारी शब्दावली पढ़ते हैं, छोटी छोटी इन्फ्लेशन शब्दों के नाम। दूसरा मैंने बताया था मौद्रिक नीति पढ़ते हैं, मौद्रिक नीति, इसी में आ जाएगी बैंकिंग, आ जाएगी पूरी, RBI आ जाएगी, RBI पूरी बैंकिंग, सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक है। इसी में एक पार्ट होता है इसी का, मुद्रा का विकास, मुद्रा पढ़ते हैं, मुद्रा क्या कहते हैं, करेंसी किसको कहते हैं, बताया था ना,
टोकन करेंसी, सब तरह की करेंसी होती है, पेपर करेंसी, सब कुछ मुद्रा संबंध। फिर तीसरा बताया था राजकोषीय होता है, राजकोषीय, ये क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, फिजिकल, ठीक है। इसका मतलब सिंपल भाषा में बोलते हैं बजट, है ना। कौन जारी करती है? सरकार जारी करती है, वित्त मंत्री, है ना, सरकार। इसमें क्या होता है? कितनी आय होगी, कितना हम खर्च करेंगे, व्यय होगी, ठीक है। ये सेक्टर पढ़ते हैं। इस पे फिर थोड़े शब्द होते हैं, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, पूंजी आय, कर, नॉन कर, ये पूरा बजट का थर्ड। चौथी के अपन क्या पढ़ते हैं? इसको मान लो अर्थव्यवस्था की शब्दावली अलग से, इसको मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या हो गया? बीओपी, निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। अब इसी में होता है, एक होता है आपका चालू खाता, दो तरह के खाते होते हैं। क्या होता है? चालू खाता। चालू खाता में क्या होता है? कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, इन दोनों का अंतर, यही तो होता है ना। जो तो होगी वस्तुएं, क्या होती है? वस्तुएं, ठीक है। दूसरा क्या मैंने बताया था, एक के साथ वस्तुओं के साथ होता है, वस्तुओं के अलावा सेवाएं बेच रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अदृश्य, इसको बोलते हैं दृश्य दिखाई देती हैं, एक होती है अदृश्य चीजें, लेकिन ये दोनों इसी का पार्ट है, किसके? चालू खाते के अंदर चल रहा है। ये होगी अदृश्य। अदृश्य में क्या क्या आ जाएगा? रेंट आ रहा है, अपन पर्यटन कर रहे हैं, हाँ, क्या समझ में आ गया? सर्विस सेक्टर आ गया, पर्यटन, जितनी भी चीजें सब अदृश्य आ गई, इसको बोलते हैं चालू खाता। एक होता है पूंजी, पूंजी खाता, समझ में आ रहा है? पूंजी खाता। ये दोनों काय से जुड़े हुए हैं? बीओपी से। ये दोनों चीजें काय से जुड़ी हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, वस्तुओं के आदान प्रदान से जुड़ा है। यहाँ तक तो था वस्तुओं का, यहाँ सेवाओं का। यहाँ क्या आ गया? जैसे एफडीआई आ रहा है, एफआईआई आ रहा है, कोई निवेशक आ रहे हैं, कंपनी आ रही हैं, तो उसको रखते हैं कैपिटल में। कैपिटल का सिंपल मतलब होता है एसेट्स, संपत्ति जनरेट हो रही है हमारी, है ना, है ना। तो इसकी दो शाखाएं थी। अब जैसे अपन कोई वस्तु बेचेंगे तो अपन को बाहर से खरीदनी है, मान लो, तो डॉलर चाहिए, रुपए से तो नहीं चलेगा। तो इससे पहले क्या नियम था? 91 से पहले जितना भी आपको डॉलर चाहिए, कौन देगा? आरबीआई देगी या कोई बैंक देगी, प्राइवेट व्यक्ति नहीं दे सकता था। इस चक्कर में कालाबाजारी स्टार्ट हो रही थी, दाऊद अब्राहम विकसित हो गए थे, सारे विकसित हो गए थे, नेता सब गठजोड़ बन गया था। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या बनाया कि अपन क्या बताया इन्होंने? कमेटी बनाई, सी रंगराजन, है ना, रंगराजन। क्या उनका क्या उद्देश्य था? ये चालू खाते के लिए जितने भी डॉलर चाहिए, विदेशी मुद्रा चाहिए, वो कहीं से भी फ्री हैंड कर दो, कोई भी ले सके, जरूरी नहीं आरबीआई दे हमें, क्योंकि आरबीआई नहीं दे पाती थी कई बार। तो क्या बोला अपन ने? अपना ये था चालू खाता की परिवर्तनीयता। जरूरी नहीं है कि आरबीआई हमें देगा। पहले 50% छूट दे दी, 100 रुपए का माल खरीद रहे हो, $50 आरबीआई से ले लो, $50 तुम किसी से भी ले लो, बस व्यापार करो। अपना क्या उद्देश्य था? व्यापार। फिर बाद में 100% छूट दे दी, तुम बस व्यापार करो, जरूरी नहीं कि आरबीआई तुम्हें डॉलर दे, कहीं से भी ले लो। तो ये हो गए जे। लेकिन अभी भी बाद में भी ये वाली, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, कोई आईएएफ आएगी, वो कोच के थ्रू आएगी, आरबीआई के थ्रू ही आएगी, शेयर मार्केट के थ्रू आएगी। बाद में धीरे धीरे 2006 में आके इसमें भी ढील दे दी है। कब आके दिए? 2006 में आके। ये कब दे दी थी? 91 से स्टार्ट हुआ, 94 तक पूरी 100%। कब स्टार्ट हुआ? 91, 92 में 50%, 94 में 100%, समझ गए। तो 94 में संजीव रंगराजन की रिपोर्ट के आधार पर 94, ठीक है, 99। ये कब हुआ? 96 में बनाई अपन ने, क्या बनाई? तारापुर समिति, SS तारापुर समिति, तारापुर, हाँ, जी पूंजी खाते के रुपए, जी चालू खाते के लिए सी रंगराजन, हाँ, रंगराजन चालू खाता वाला। करंट समझ गए? चालू का मतलब वस्तुओं के लिए पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, ये हो गया निवेश के लिए चाहिए, एफडीआई, एफआईआई। तो ये कब हुआ? 96 में बनी, 97 में रिपोर्ट दी, 98 में, 2002 में, फिर 2006 में लागू की है, ठीक है। अभी भी 100% नहीं है इसमें, 100% नहीं है, कुछ अभी भी तुम्हें सही चैनल से आना पड़ेगा। जैसे मान लो इंडिया में निवेश करना है, एफडीआई लाना है, हजारों करोड़ रुपए आता है, तो कुछ तो तुम डायरेक्ट ला सकते हो, कुछ चैनल के, सरकारी चैनल के, सेबी के माध्यम से, आरबीआई के, इनके माध्यम से आना पड़ता है, सेबी के माध्यम में है। तो ये समझ में आ गया। तो अपन क्या क्या पढ़ते हैं जी? शब्दावली पढ़ते हैं, बैंकिंग, मॉनेटरी, फिजिकल, मान लो बीओपी होगा। एक और पढ़ते हैं अपन, क्या यहाँ रख देता हूँ, अर्थव्यवस्था के सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेक्टर, थर्सरी, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ये वाली ये भी पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। अब इसके अलावा एक और बचा है, क्या बचा है? मानव विकास से संबंधित योजनाएं पढ़ते हैं सारी, पंचवर्षीय योजनाएं, योजना मानव विकास में क्या हो रहा है, इसे, हाँ, जितने भी इंडेक्स है सब पढ़ते हैं 5वें में अलग से। और इसी के साथ रख दो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसी में घुसा दो कहीं पे भी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 5 साल के लिए डिसाइड होता है,
क्या समझ में आया? 5 साल की अंतर्राष्ट्रीय नीति बनती, व्यापार की नीति बनती है 5 साल की। अभी चल रही है 20 से 25, अब 25 से 30 बनने वाली है, बन गई होगी तो गवर्नमेंट जारी करने वाली है। ठीक है, तो वो इसी का हिस्सा है। तो क्या बचा था लास्ट में? मानव विकास। मान लो मानव विकास, ये टॉपिक। वो भारत सरकार और ये दोनों मतलब इंडिया और उसके एमपी के दोनों का क्या ये नीति जो अंतर्राष्ट्रीय अधिकतर भारत सरकार की बनती है, उसमें अधिकतर एमपी का हिस्सा मान लेते हैं, कितना भी हिस्सा मान लेते हैं। ठीक है, मानते तो होंगे मानते हैं। जैसे मैंने बताया 1.8 है एक्सपोर्ट में हिस्सा, है ना। टारगेट तो ज़्यादा रखा है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने अभी बनाया आगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है इंडिया को, तो उसमें इंडिया एमपी कितना योगदान देगा? 550 बिलियन डॉलर का। ये क्वेश्चन है, आगे आ जाएगा। तो क्या टारगेट अपना? इससे के क्वेश्चन आते हैं, जीडीपी क्या है, जीएनएनपी क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग से पूरे सेक्टर से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक एक क्वेश्चन सब जगह से आते हैं। एक क्वेश्चन आता है ह्यूमन रिसोर्स। 5 क्वेश्चन कोर इकोनॉमी के हो गए, 5 क्वेश्चन एमपी के हो जाएंगे। कहाँ से आएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एमपी का आ जाएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट वाला आ जाएगा एमपी का, इकोनॉमी की एमपी की कंडीशन क्या है उससे आ जाएगा, एक आध संस्था के नाम पूछ लेगा, एक आध एमपी की योजना पूछ लेगा। इतने क्वेश्चन बनेंगे बस। इकोनॉमिक सर्विस कई बार 2 पूछ लेगा, एक आध खनिज का नाम भी पूछ लेगा। तो हाँ हाँ, तो जरूरी नहीं कई बार एमपी के 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके 4 ही बचेंगे, क्या पता, है ना। तो बस ऐसा मान लो, उस हिसाब से मैंने पेपर बनाया है। एमपी को ज़्यादा 50 दिया, 50% उसको दिया है। इसका आंसर हो जाएगा अगस्त, 19 अगस्त 94। समझ में आ गया? चालू खाते की परिवर्तन था। ठीक है, और पूंजी खाते की पूछेगा तो 2006 में हुआ है। ये आंसर है। हाँ, ये और बताओ अंतर को क्या कहते हैं? देखो मैंने अभी क्या बताया, बैलेंस पेमेंट इसलिए समझा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूंजी खाता, चालू खाता सब कुछ आ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? केवल निर्यात और आयात के मूल्यों का अंतर पूछ रहा है। भुगतान संतुलन में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया उसमें। एफडीआई, एफआईआई सब, बस ट्रेड वाला बचता है इसमें। संतुलन समझ में आ गया? ट्रेड में कितना अंतर, जैसे अपना घाटा चल रहा है, व्यापार घाटा, चाइना का फायदा चलता है, उसके बारे में बस, है ना। सबसे ज़्यादा ट्रेड अपन चाइना से ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चाइना को फायदा हो रहा है उस ट्रेड में, तो वो ट्रेड का। और बैलेंस ऑफ पेमेंट कब हो जाएगा? ये आ जाए प्लस एफडीआई, एफआईआई सब कुछ आ जाएगा, तब बीओपी आ जाएगा। ठीक है, दोनों आ जाए। यहाँ तक 39 तक हो गया। अब बताना, इसको बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस पेमेंट का मतलब होता है भारत या कोई दुनिया के साथ जितना भी आर्थिक लेन देन कर रही है, आयात निर्यात प्लस निवेशक आ रहे हैं, निवेशक जा रहे हैं, सब कुछ आ जाता है उसमें। 2 तरह के खाते बताए थे मैंने। चालू खाते में केवल निर्यात आयात आ गया, वस्तुओं का निर्यात आयात होता है, सेवाओं का नहीं हो रहा है। सेवाओं को अपन अदृश्य खाते में रखते हैं, फिर नीचे रखते हैं एफडीआई, एफआईआई, उनको रखते हैं, ये कंपनियों को रखते हैं। ठीक है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही आता है सब कुछ। उसी का एक हिस्सा मान लो ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड है ना, है ना। अब आ जाओ इसमें, आ जाओ इसमें क्या क्या रखते हैं अपन? करेंसी एक्सचेंज में क्या क्या रखते हैं अपन? आरबीआई क्या क्या रखता है? गोल्ड रखता है, फॉरेन सिक्योरिटी भी रखता है, भारत सरकार की प्रतियोगी, मतलब सभी कुछ रखता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सिक्योरिटी, हाँ, डॉक्यूमेंट्स। देखो एक क्वेश्चन और मैंने कल बताया था, क्या बताया था? इधर देखो अंकित, 3 क्वेश्चन बताए थे। करेंसी, करेंसी, ठीक है, मनी, मनी, कैपिटल, इनमें लोगों को बहुत डाउट रहता है, कैपिटल और फाइनेंस। फाइनेंस बताओ इनमें से अंतर क्या है? करेंसी का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो एक्सचेंज में काम आ रही है। काय में काम आ रही है ना, क्या विनिमय में उपयोग हो रही है। ठीक है, खरीदने बेचने में हो रही है। ठीक है, उसी का सुधरा हुआ रूप बोल देते हैं अपन मनी। मनी बिल भी आता है ना। मनी मतलब उससे जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन कैपिटल में बहुत अंतर है। कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल कई तरीके की हो सकती है। कैपिटल का सिंपल मतलब होता है प्राकृतिक चीज़ें, नॉन प्राकृतिक चीज़ें, मानव का बौद्धिक तथा शारीरिक। क्या कहा मैंने बोला? कैपिटल का मतलब होता है सिंपल भाषा में जिसमें प्रोडक्शन की क्षमता हो, उत्पादन की क्षमता हो। क्या कहा? उत्पादन की क्षमता हो, जिसमें उत्पादन की क्षमता निहित है, जिसमें, उसको कैपिटल कहेंगे।
अब ये सब तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में भी, प्राकृतिक, मानव निर्मित भी, मानव निर्मित, और मानव में भी। ठीक है, मानव में भी दो तरह की होती हैं, एक बौद्धिक, एक शारीरिक। बौद्धिक समझ गए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉपीराइट हो गए, है ना। शारीरिक मतलब मजदूरी कर रहे हैं, बेज मिल जाएगा, वेतन मिल जाएगा, है ना, शारीरिक। ठीक है, प्राकृतिक में क्या आ गया, जैसे हवा है, हवा बह रही है, अभी तक कैपिटल नहीं हुई, लेकिन जब हवा का उपयोग करोगे, ट्रेड विंड बना दोगे, पवन चक्की बना दोगे, तो वो कैपिटल होगी। पानी बह रहा है, नॉर्मल बह रहा है, जब उससे पवन चक्की चला दो, उससे हाइड्रो विद्युत, जल विद्युत बना दोगे, तो एनर्जी प्रोडक्शन होने लगी। भूमि है, खाली डरी है तो बेकार है, लेकिन उस पर खेती कर लो तो क्षमता है उसमें, रेंट मिल जाएगा, घर बना लो। मतलब क्या हो रहा है इसमें, प्रोडक्शन की क्षमता छिपी है उनमें, उसको कैपिटल कहते हैं। और मनी क्या होती है, सिंपल करेंसी है। और फाइनेंस क्या है, फाइनेंस क्या है, ऐसा कागज, अधिकार पत्र जो आपको मनी के उपयोग करने का अधिकार दे रहा हो। क्या कहा, ऐसा कागज जिस पे लिखा हो कि आप 10 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं हम तुम्हें, 10 लाख रुपए तुम यूज कर लो। समझ आ रहा है फाइनेंस क्या होता है। आरबीआई बजट जारी होता है कि इतना टैक्स लगा लो तुम, सिक्योरिटी पेपर होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, तो ये क्या होता है, एक बिल, कागज का टुकड़ा जिस पे लिखा है तुम इतने मनी का उपयोग करने का तुम्हें अधिकार दे दिया हमने। हाँ, एक तरीके से अधिकार पत्र है। ठीक है, अधिकार पत्र, अधिकार पत्र, बस ये अंतर होता है। ठीक है, अब आ जाओ फिर से वहीं, कहाँ पे आ गए अपन, ये आ गया था, ये आ गया 41। ये सिंपल है, देखना, ये याद रख लेना। ये क्या है, सुरंग सबसे बड़ी कौन सी, सड़क वाली सुरंग कौन सी है, मोहनिया, है ना। और रेलवे वाली सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, घुइया घाटी। और देश का पहला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस कौन सा है, 3 जिलों से गुजरता है, मंदसौर से, झाबुआ, रतलाम से। समझ में आ गया। गलत क्या है इसमें, चंबल एक्सप्रेस भी सही है, बस इसमें दिल्ली हटा दो, तो दिल्ली लगा इसलिए गलत है। समझ में आ गया, चंबल एक्सप्रेस एमपी, राजस्थान और यूपी, दिल्ली तक नहीं पहुंचता। ठीक है, ठीक है, ए हो गया। मैंने डाटा ऐसे दिया है, अब काम चल जाएगा, आपको याद कर लोगे तो फायदा मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, गलत तो कुछ दिया ही नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी गलती कर दी जिससे हटा देंगे बाद में। अब ये भी सिंपल है, कैसी विशेषताएं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की या इंडिया की अर्थव्यवस्था, क्या विशेषताएं, कृषि प्रधान है ना। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा नहीं है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, अपने यहाँ तो बहुत कम है। आज के समय में 66,000 रुपये ज़्यादा नहीं होते, है ना। और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, टोटल जीडीपी भाग दे दो जनसंख्या से। ठीक है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। और क्या गलत है, ये गलत है, उद्योग नहीं है एमपी में, बहुत कम है ना, इंडिया में भी कम है, तो इसका गलत कौन सा है, सेकंड काय में नहीं है, इसमें नहीं है सेकंड, तो आंसर बी हो गया। समझ में आ रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सरल होता है ना, बस देख लो क्या नहीं है हटा दो। अब क्या आ जाए 43, ये भी सिंपल है। राष्ट्रीय आय गणना कौन कर रहा है, CSO ही बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, डी। और आ जाओ 44, बताओ। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, वो तो उसी का नाम आगे विकसित हो गया है। जब ऑप्शन इसमें देख लो, बहुत सरल पुराना क्वेश्चन है इसलिए सरल है वो। हाँ, ठीक है, ये तो करती नहीं, ये करती नहीं, ये करती नहीं, तो भाई ये बस नाम बदल दिया है अभी प्रेजेंट में, मान लो। हाँ, बस सही बात है, लेकिन पुराना क्वेश्चन है तो उस हिसाब से ठीक है। अब आ जाओ, ये भी पुराना क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है, आरबीआई तो नहीं करती, ना नीति आयोग करता है, ना ये नहीं, वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग भी नहीं करता है, यही करता है, इसके एक विभाग होता है वो करता है ना। ठीक है, अब फिर आ जाओ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये आ जाता है, सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब हुआ, सन पूछ लेता है, या किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है। 69 में हुआ था, ये हुआ था 5 69 में, चौथी है, 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है, दोनों मिक्स कर दिए क्वेश्चन। क्योंकि वो अवकाश। हाँ, अब आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो फिर से। एक मिनट सर रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 45 है। कौन सा था वो? हाँ, 46। तो देखना, क्या देखना उसमें, लो नहीं देखना नहीं, ए आंसर उसका। हाँ ठीक है। अभी आ जाओ, इसमें थोड़ा सुधार लेना। ठीक है, ये सही है।
ये तो देख लिया होगा, सार्क की पूरी जानकारी लिख दी है मैंने। अब क्या पूछ रहा है, ये कब जुड़ा है? 85 में बना। हाँ 85 में तो बना था, जुड़ा कब है वो? 2008 में। 7 में, ठीक है। देखना यहाँ पे 80 के आसपास तो तत्कालीन ये थे राष्ट्रपति, उन्होंने चर्चा चलाई, ठीक है। विधिवत कब बन गया था? 8 दिसंबर को 85 में, ठीक है। 7 देश थे स्टार्टिंग में, ठीक है। काठमांडू में मुख्यालय है इसका, ठीक है। अफगानिस्तान जुड़ा 2007 में, ठीक है। हाँ ये G20 का भी आसान है। 18वां सम्मेलन हुआ था अभी इंडिया के अंदर 23 में, इसलिए थोड़ा फेमस है। और इसमें क्या, कौन सा कंट्री जुड़ी थी? अफ्रीकन यूनियन जुड़ा था, पूरा संगठन जुड़ गया था अफ्रीका, है ना। तो यूरोपीय यूनियन जो पहले से जुड़ा था, अफ्रीकन यूनियन और जुड़ गया। तो अब G20 में 20 देश नहीं, बहुत ज़्यादा देश हो गए हैं, ठीक है। आगे समझ। इसका आंसर बताओ। ए अफ्रीकन यूनियन। हाँ, वो तो है ही। हाँ क्यों 19 देश थे और कौन सा? G20 में 19 देश हैं और 2 संगठन है, एक है यूरोपीय यूनियन, अब अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है। क्या कई देश है, पूरा अफ्रीकन महाद्वीप के कई देश है, एक में ही है। तो 20 देश नहीं है, ज़्यादा है ना। आ जाओ, फिर क्या है, फिर आसियान का आगे एक और, इसमें सब सही लिखा है, बस इसको थोड़ा सही कर लेना। ये 67 है, ठीक है। 8 अगस्त को हुई थी, ठीक है। 10 देश थे, भारत को उसको पूर्ण भागीदार कब बना दिया था? डायलॉग पार्टनर, कंप्लीट फुल डायलॉग पार्टनर। 95-96 में बनाया था, लगभग 95 सही है ना। इसका, लेकिन भारत इसका वो नहीं है ना। हाँ सदस्य नहीं है, लेकिन डायलॉग पार्टनर हो गया, फुल डायलॉग पार्टनर, सुविधाएं मिल गई हैं, ठीक है। फिर से आ गया। हाँ अब इसमें क्या, उसने फाइनेंस मार्केट लिख दिया, वैसे कैपिटल मार्केट लिखना चाहिए था, है ना। पूंजी मतलब कैपिटल मार्केट, यहाँ सही लिखा है ऊपर, हिंदी में कैपिटल मार्केट है, समझ गए। बस किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से ही सिंपल है, स्टॉक मार्केट, कैपिटल, जैसे एफडीआई आएगा शेयर मार्केट के थ्रू आएगा, एफआईआई आएगा। स्टॉक मार्केट, हाँ स्टॉक मार्केट है ना। पूंजी कैपिटल मार्केट, हाँ आ गया, हाँ ठीक है। अब आ गया, जाओ अब आ जाओ। हाँ 3 बड़ी बड़ी संस्थाएं, आरबीआई समझ गए, बैंकिंग को देख रही है। सेबी हो गई एक, और एक इरडा सुना, आईआरडीए, इंश्योरेंस वाले को कौन देखती है? आईआरडीए देखती है। और सेबी किसको देखती है? स्टॉक मार्केट को देखती है, कैपिटल मार्केट को देखती है सेबी, है ना। तो इसका आंसर तो आईआरडीए हो गया। और अब आगे आएगा वो देख लेंगे, शेयर मार्केट को कौन देख रही है? सेबी देख रही है। इसका आंसर सी है, लेकिन सेबी आगे आ जाएगा। ये रख दिया सेबी का, चलो यहीं रख दिया। ये क्वेश्चन, सेबी का फुल फॉर्म तो पता है? स्टॉक एक्सचेंज, है ना, बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया का बोर्ड है, काहेगा एक्सचेंज का, ठीक है, सिंपल है। और बेसिक जानकारी देती, पहले बना था इतने में, फिर स्टेटरी बॉडी दे दी, वैधानिक दर्जा कब दे दिया? 92 में, ठीक है। प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? ये माधवी, हाँ ठीक है। और क्या है, लगभग आ जाओ। अब एक क्वेश्चन आ गया है, इनमें से कौन सा, हाँ ए में था LIC, कौन गैर बैंकिंग है? फाइनेंशियल कंपनी है लेकिन गैर बैंकिंग है, कौन सी? क्वेश्चन क्या मैंने बताया, फाइनेंशियल कंपनी है लेकिन बैंकिंग का काम नहीं करती। बैंकिंग क्या होती है? जमा लेना और लोन देना। बैंक, फाइनेंशियल कंपनी कौन सी? फाइनेंशियल तो भेल तो गलत है, भेल तो व्यापार करती है ना, व्यापार करती है। ONGC भी व्यापार कर रही है, IOC भी व्यापार कर रही है, LIC है, फाइनेंशियल कंपनी है कि नहीं? हाँ बीमा वगैरह कई चीज़ें कर, हाँ ये आंसर है इसका। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, हाँ तो ज़्यादा बड़ा हो गया ना, ठीक है। सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक वो है SBI। क्वेश्चन कहाँ गया? ठीक है, ऊपर ही रह गया ना, वो तो मैं वही वाला दिखा रहा था। हाँ चलो ये देख लो, सबसे बड़ा कौन सा है? SBI, सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा समझाना है। अब आ जाओ, ये वर्ड ठीक है, बताओ
मैंने कल क्रेडिट थोड़ा समझाया था, कल क्या आवाज़ चली गई तो सब समझाना जीरो हो गया, नहीं तो अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही थी। क्रेडिट का मतलब समझते थोड़ी देर के लिए, सुने होंगे क्रेडिट कार्ड होते हैं, किसान कार्ड होते हैं, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। बड़े बड़े व्यापारियों को क्रेडिट दी जाती है। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपकी इतनी आय देखी जाती है और हम आपको इतना पैसा उपयोग करने का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन समय समय पर लौटा दे देना। क्या बोला, किसी व्यक्ति की इतनी साख है तो बैंक जारी कर देती है। हाँ, तो ये क्या पूछ रहा है, साख को जब कंट्रोल करते हैं तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, साख समझ गए। क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट हर क्षेत्र में दी जाती है, व्यापारियों को भी दी जा रही है, आम व्यक्तियों को भी दी जा रही है। हाँ, क्या क्या, हाँ एक लिमिट होती है, इतना उपयोग तुम कर लो। नहीं, अगर अपन क्वेश्चन लिख देता मैं, साख कंट्रोल या साख कंट्रोल उद्योग क्षेत्र में, या इसमें क्या था, ओवरऑल साख की बात कर दी है, आरबीआई साख को कंट्रोल करती है कि आप कितना, तो सब हो जाएंगे। मतलब क्रेडिट कार्ड तो अपन भी बनवा सकते, कोई भी बनवा सकता है, आम व्यक्ति भी बना सकता है, व्यापारियों को व्यापारिक क्रेडिट मिलती है, किसानों को केसीसी मिल जाती है, कई तरह की क्रेडिट मिल रही है ना। क्रेडिट का मतलब समझ गए कि आपको हम इतनी रुपए खर्च करने की दे रहे हैं, बस समय समय पर लौटाते रहना, ब्याज देते रहना, हमारा पैसा लौटाते रहना। तरीके से उधारी उधार एक तरह से है ना, इतना रुपए खर्च करने की अनुमति बैंक दे देती है, लेकिन बैंक पैसा पूरा तो दिया नहीं है, बस लिमिट दे दी है तुम्हें। तो बैंक का क्या होता है, पैसा भी नहीं देना पड़ा, उसको लेना भी, जितना लेगा उतना ही पे ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन लिमिट क्रॉस कर दी, तुम्हारी इतनी क्षमता है, उसको क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सभी क्षेत्रों में दी जा सकती है, इसमें भी दी जा सकती है, इसमें भी, सभी क्षेत्रों में तो दी जाती है। सभी क्षेत्रों में जब कंट्रोल करेंगे तो सब पे प्रभाव पड़ेगा। हाँ, है ना, ठीक, डी हो जाएगा। फिर आ जाओ, ये भी सिंपल है, कौन जारी करता है, ठीक है, बीच में क्वेश्चन सिंपल है, 10-15 क्वेश्चन। हाँ ये है, और बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। बेसिल एक जगह है यूरोप में, वहाँ पे मानक बनाए जाते हैं कि इतना CRR होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्रेडिट ना बांट दें लोग। जैसे विजय माल्या का क्या केस था, PNB ने क्या दे दिया, लंबी लंबी क्रेडिट दे दी, उसने भी लंबी लंबी फेंक दी, हमारी इतनी आय, झूठी झूठी बना दी काल्पनिक चीज़ें, उस पर था कुछ नहीं, और बैंक पे भी कुछ नहीं था, दिवालिया हो गए, बैंक भी दिवालिया हो गए, विजय माल्या तो हो ही गया दिवालिया। क्या चल तो रहा है, दिवालिया तो हो गया था, कई लोग फरार हो गए थे क्रेडिट बांट बांट के उसको फ्री की। क्रेडिट का मतलब होता है जनता का पैसा बैंक पे रखा है, उसके आधार पे लिमिट देती है ना, और व्यक्ति जो जिसका व्यापारी है वो लेता है क्रेडिट, अब उसका व्यापार हो नहीं रहा है, उसने झूठी दिखा दी हमारी इतनी आय हो रही है, उसके आधार पे मिलता है, आय के आधार पे हवाबाजी हो गई एक तरह की, तो वो व्यक्ति भी डूब गया, व्यापार भी डूब गया, बैंक को भी लॉस हो गया, जनता का पैसा है बैंक के पास, है ना। चलो ये आ जाओ, कहाँ थे अपन, ठीक है, इसमें क्या है, सभी जो भंडार है, भंडार, मुद्रा भंडार में क्या जाता है, विदेशी आ जाती है, गोल्ड आ जाते हैं, SDR आ जाते हैं, सब आ जाता है, ठीक है। SDR तो हाँ, अध्यक्ष कौन होता है, गवर्नर, ठीक है, RBI गवर्नर। कौन जारी करता है, ठीक है, व्यापार नीति, ठीक है। अब आ जाओ, उद्योग लाइसेंस कब समाप्त किए गए थे, वैसे कई बार किए गए हैं, लेकिन 91 से वैसे मान लो, ठीक है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग। CRR क्या होता है समझते हो, 4.5 ऐसा होता है, सभी बैंकों के पास जितना पैसा है, मान लो 100 रुपये आ रहा है सभी बैंकों के पास, तो सारी बैंक के 4.5 रुपये RBI के पास रखे हैं, ठीक है, CRR है ना। और SLR क्या होता है, SLR ये नीचे दिया तो कुछ नहीं, SLR क्या होता है, तो मतलब आप बैंक को दोबारा सुनो, देखो सुनो, दोबारा सुन लो बस, SBI है, PNB है, तुम बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ठीक है, 100 रुपये सबने कमाए, तो RBI क्या कहेगी, तुम्हें बैंक चलाना है तो हमारे पास 4.5 रुपये रख दो अपने, जितनी तुम्हारी टोटल इनकम है, रख दिया, जितनी है, ठीक, ये रख दिया। दूसरा क्या बोल दिया, ये करेंसी में रखना पड़ता है, अब क्या बोला है, 18.5% या 18% तुम्हें एक जगह इन्वेस्ट बता रहा हूँ, वहाँ करो, कहाँ पे, सिक्योरिटी पे, सरकार की सिक्योरिटी पे, वहाँ पे भी इन्वेस्ट करो। तो RBI कहाँ में कहता है, SLR पे कहता है। SLR क्या है, सरकार की प्रतिभूतियाँ हैं कि हम तुम्हें ये हमारी खरीद लो 1 लाख रुपए की, तो हम अगले साल 1 लाख रुपए 6% ज़्यादा दे देंगे, 1,06,000 रुपये दे देंगे। तो मैंने क्या कहा, 4.5 रुपये तो तुमने कैश में रख दिया RBI के पास,
और 8.5% के आसपास आरबीआई ने किस में लगवा दिया, प्रतिभूतियों में लगवा दिया। वो पैसा कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, सरकार के पास। हाँ, वो गवर्नमेंट पे ही आता है, मान लो सरकार, उसी से सरकार का खर्चा चलता है, उधार उसी को कहते हैं, उधार लिया, कर्ज लिया, ब्याज लिया। तो मैंने ये कहानी क्यों बताई है, अगर आरबीआई एसएलआर को घटा देगी तो सरकार के हाथ बंध जाते हैं। तो सरकार क्या चाहती है, एसएलआर की लिमिट बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एसएलआर दे दो। पहले 35% लेते थे, 50% लेते थे, अब धीरे धीरे 18% पे आ गए। तो सरकार कंट्रोल में आ रही। तो सरकार क्या चाहती है, आरबीआई पे दबाव बनाती है कि आप हमें महंगाई कितनी भी बढ़ने दो और एसएलआर को कितने भी कर दो। तो ये कन्फ्लिक्ट रहता है सरकार का आरबीआई में, तभी गवर्नर से नहीं बनती, गवर्नर छोड़ के चले जाते हैं, है ना। प्रतिभूतियों में निवेश करो, सरकार की प्रतिभूतियों को खरीदो तुम, किसी भी रूप, चाहे कैश से, बैंक खरीदती है। हाँ, आपने 100 रुपये कमाए थे, 4.5 रुपये आरबीआई ने रखवा लिए, मैंने रखवा ली मान लो कैश के रूप में, और मैंने बोल दिया 18% की हम ऐसे जी खरीदो, प्रतिभूति खरीद ली। अब मैं कहूँगा 40% कहाँ डालो, प्राइमरी सेक्टर में भी डालो। अब जितना बचेगा उससे व्यापार करो, उसको लोन दो, है ना। 4, 18, 4.5 और फिर लगभग 40% कहाँ लगाओगे, प्राइमरी सेक्टर में, है ना। बाकी जितना बचा है उससे आप व्यापार करो, साख बांटो, ठीक है। अब जी कितना है, जीडीपी का कितना ऋण है भारत में बताओ, 18.8, ठीक है, परसेंट है, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, बताओ, ये नहीं बन रहा है। हाँ, मनी बिल कौन डिसाइड करता है, उधर लोकसभा का अध्यक्ष, इधर विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है, ठीक है। हाँ, एजी है। WTO 1 जनवरी 64 का कौन सा था, हाँ बी था, हाँ बी। अब तो रिकॉर्डिंग रहेगी, आप देख लेना बस। चलो यहाँ आ जाओ। अब क्या था ये बताओ, एनएचबी कब बना था, 88 में बना था, इसी टाइम पे सेबी इसी टाइम पे बने थे ना, ठीक है। नाबार्ड तो 82 में बना है, सेबी की बात कर रहा हूँ, सेबी और एनएचबी जी नेशनल हाउसिंग, है ना। अब आ जाओ, ये मैंने कमेटियाँ पूछी हैं, बताओ ये क्वेश्चन आता है कमेटी से। मैंने अभी क्या, पूंजी खाते की और चालू खाते की क्या थी, रंगराजन ने और क्या कहता, गरीबी का मापन भी बताया है। रंगराजन ने कई जगह पे काम किया है, बेनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट्स पे भी काम किया था। तो 3-4 समितियाँ बनी थी रंगराजन की, है ना। और अशोक दलवाई साहब की कौन सी बनी है, किसानों की आय दुगनी करना है। अशोक दलवाई साहब ने ज्ञान दिया था गवर्नमेंट को, किसानों की आय दुगनी करनी, तो 3 बिल ला दो किसानों के बिल, इनके कहने पे ही लाए थे, फिर बवाल हुआ था, फिर वापस कर लिए थे। आगे समझ में। तो अशोक दलवाई को याद रखना, 3 किसान बिलों से और आय दुगनी करने के चक्कर में, एपीएमसी एक्ट नहीं था, मंडी एक्ट, तो इनकी सलाह पे ही लाए थे। हाँ, 3 बिल थे दलवाई साहब। और स्वामीनाथन कौन है, कहते एमएसपी फिक्स कर दो। शांता कुमार कौन है, पीडीएस एमएसपी में मदद की है, बताया, सलाह दी है। तो ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं, समझ में आ गया। ये इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या, 1 2 3 4 ये आंसर है क्या, हाँ पीडीएस, हाँ ठीक है। सेज सिंपल है, बन गया। अब आ जाओ आगे, ये भी उज्ज्वला, 2 तरह की उज्ज्वला, एक थी महिलाओं वाली उज्ज्वला, ये है ऊर्जा वाली। अब इसमें डाउट क्या रहता है, उज्ज्वला कौन सी, ऊर्जा वाली है या प्राकृतिक गैस वाली, तो प्राकृतिक गैस वाली है। एलपीजी होती है नहीं वितरण करना, तो एलपीजी कौन करता है, ऊर्जा मंत्रालय नहीं करता है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री करती है ना। तो इसमें डाउट रहता है लोगों को। और ये काय से संबंधित है, महिलाओं पे उज्ज्वला योजना चल रही है, उससे संबंधित है। एक उज्ज्वला महिलाओं पे भी चल रही है, एक ये, हाँ ठीक है। अभी यहाँ जाओ, चलो एफडीआई के लाभ बताओ। सभी लाभ है, रोजगार बढ़ता है, वृद्धि होती है, निवेश होता है, ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ, सरकार का एजेंट के रूप में काम क्या करती है बताओ। अभी मैंने चर्चा करी थी, आरबीआई कई काम करती है, सरकार के लिए क्या काम करती है, पैसा उगाती है एसएलआर के माध्यम से। क्या कहा था मैं, हाँ दोनों काम करती है, ओएमएस भी करती है, ये भी करती है, लेकिन सरकार के लिए स्पेशल ये करती है, सरकार से करती है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करती है आरबीआई, कई सारे काम करती है, लेकिन ये इसके लिए सिंपल सरकार के लिए, ठीक है। अब जाओ 71 सिंपल क्वेश्चन है, याद कर लेना कि यूएनडीपी के अनुसार क्या कहते हैं, मानव विकास में कौन सी रैंक है, 134। 3 एरिया पर नापी जाती है,
शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। ये भी बताओ चलो। सिंपल है ये भी। क्या रोजगार से संबंधित कौन सी योजना चल रही है रोजगार से संबंधित? मनरेगा ना। देखो ना, मनरेगा तो रोजगार भी दे रही है, आय भी दे रही है। ये क्या दे रही है? स्वास्थ्य, खाना, भोजन दे रही है, पीडीएस। ये क्या कर रही है? वित्तीय समावेशन, जनता को बैंकिंग से जोड़ रही है, जनता को बैंकिंग से जोड़ रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्वेश्चन आता है मेंस में, आता है वित्तीय समावेशन क्या है। तो क्या कहेंगे? आप बैंकिंग प्रणाली से जुड़ जाओ। बैंकिंग प्रणाली के 4 पिलर होते हैं, उनका फायदा कमाओ। कौन कौन से फायदा होते हैं? 4 पिलर कौन कौन से? आप साख लोन लेने लगो उनसे, आम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, व्यापारी को मिल रहा है। क्रेडिट नहीं मिल रही, आम व्यक्ति को क्रेडिट मिलने लगे। दूसरा, बीमा की सुविधा मिलने लगे, आपको ट्रेजेडी हो जाए तो पैसा मिल जाए, बीमा। और निवेश मिल जाए आपको, निवेश के लिए, है ना। और क्या था? बस ठीक। अटल वृद्धजनों के लिए मासिक, ठीक है। अब आ जाओ, वर्तमान में कितनी इमारत है? इसका ए, इसका बी है। हाँ, 73 का भी है। 13 कंपनियां महारत्न, ठीक है। 74 का बताओ, ये भी क्वेश्चन है। विद्या लक्ष्मी नई योजना है, किससे संबंधित है? हाँ, है ना, प्राइमरी उसकी चल रही है, उच्च शिक्षा है, ठीक है। अब भुखमरी में एमपी का कौन सा, इंडिया का कौन सा नंबर है? 105 इंडिया का, है ना, भूख, ठीक है। अब आ जाओ फिर से। हाँ, ये बताओ, आर्थिक वृद्धि कब होगी किसी देश में? कंफर्म हो जाएगी। क्या काम हो जाएगा तो आर्थिक वृद्धि मानोगे? क्या? आपने शायद वीडियो में देख लिया। हाँ, पूंजी, कैपिटल फॉर्मेशन। जब कैपिटल संपत्ति बनेगी तो ऑटोमेटिक विकास हो रहा है। अगर रेवेन्यू आ रहा है, खर्च हो रहा है, उसको विकास नहीं कहते, रेवेन्यू को। कैपिटल जनरेट होनी चाहिए, है ना। जैसे अपन स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो कैपिटल जनरेट हो रही है ना, बड़े बड़े। हाँ, तभी बढ़ेगा। हाँ, और जब, हाँ हाँ, सी आंसर है। अब बताना, ये क्या था? निश्चित अवधि के लिए आय। क्वेश्चन क्या है? अच्छा हाँ, किसी देश की निश्चित अवधि के लिए आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय बताया होगा ना। राष्ट्रीय आय अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को, डी, ठीक है। अब ये फिर से सिंपल आ गया। डिफ्लेशन मैंने बताया था, मुद्रा की कमी के कारण महंगाई घट जाए। और महंगाई, इन्फ्लेशन तो आप समझते हो। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? महंगाई भी बहुत तेज बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बहुत चरम पे जा रही है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और बेरोजगारी, और इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। कब हुआ था? यूरोप में हुआ था, 1-2 बार हो चुका है, जब विश्व युद्ध चल रहा था। आप बोरी भर के ले जाओ, ट्रक भर के ले जाओगे, तब 1 ब्रेड मिलती थी। हाइपर बताएं इन्फ्लेशन, कोई वैल्यू नहीं, कागज टुकड़े के बराबर वैल्यू थी मुद्रा की। तो इन सब का, और इसका मतलब है आर्थिक वृद्धि कब होती है? इन्फ्लेशन होती रहनी चाहिए। तभी आरबीआई कहती है 4 से 6% लगभग रहनी चाहिए महंगाई। 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 से कम नहीं होनी चाहिए। 4 से कम नहीं। एवरेज 4 का रखा है आरबीआई ने, 2+ 2-, है ना। जबकि गवर्नमेंट क्या चाहती है? 10-15 हो जाए। 10-15 हुई तो अनकंट्रोल हो जाएगी, है ना। अब ये भी सिंपल है। कौन सा समूह भंडार में है? बताओ, विदेशी भंडार में क्या आता है? विदेशी मुद्रा आती है। देखना, इसमें सब में ऋण लिखा है, ऋण कहीं नहीं आता, समझ में आ रही? ऋण को अपन कहेंगे मुद्रा, यहाँ पे ऋण नहीं लिखा, तो ये सही हो गया। अभी मैंने क्या बताया? ऋण को कभी अपन मुद्रा भंडार मुद्रा क्यों कहेंगे? वो तो कर्ज है अपने ऊपर लौट के। जो ऋण नहीं है वो सब सही। देखना, विदेशी मुद्रा ऋण नहीं है अपने पास, आरबीआई होना चाहिए, स्वर्ण होना चाहिए, एसडीआर होना चाहिए, ये अपने भंडार है, मुद्रा भंडार है, ठीक है। आगे जाओ, 80 नंबर का क्वेश्चन बताओ जल्दी। कौन सा? हाँ, उसका बीएससी का बताओ। अब बताओ, भुगतान संतुलन मैंने पूछा था, ये क्या है? तो 80 तो था, और कौन सा था? चलो कोई नहीं। अब आ जाओ, 80 का बताओ। भुगतान संतुलन किसको कहोगे आप? इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है? केवल निर्यात गलत हो गया। इसमें क्या लिखा है? सरकार के लेन देन। सरकार तो कई तरह के लेन देन करती है, वो नहीं माने जाएंगे। एक हो जाता है एक दे पूंजी का आवागमन नहीं होता, पूरा होता है, निर्यात है, मतलब ये आंसर सही है। क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार जितना भी निर्यात कर रही है, जितना भी आयात कर रही है, उसको तो बैलेंस पेमेंट मानोगे, तो ये सही है। बाकी तो सब गलत आंसर लिखें, गलत क्वेश्चन ही है। आगे समझ 80 का ये 81 का आ जाओ।
मल्टीप्लायर गलत लिख, चलो ठीक है। मुद्रा की कब बढ़ती है? क्या बोला? अर्थव्यवस्था में पैसा कब मल्टीप्लाई होता चला जाता है? जब लोग बैंकिंग से जुड़ जाएंगे तब। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं या 500 रुपये हैं, अपने बैंक में सबने 500 दे दिए, तो बैंक क्या करेगी? उससे पैसा बनाती है, क्रेडिट बांटेगी, व्यापार करेगी, लोन देगी, तो मल्टीपल होता चला जाता है। कब बैंकिंग से जुड़ जाओगे? बैंकिंग से नहीं पहले जुड़ते लोग क्या करते थे? मतलब दबा के रख देते थे भड़ा, वो बितना का बितना ही बना रहता। हाँ ठीक है। 82 बताओ। लीगल टेंडर। क्या था सर? लीगल टेंडर कौन है? सही ढंग से कौन बता रहा है इन 4 ऑप्शन में? वैधानिक निविदा धन। 81 का सी। हाँ 81 का सी। सर जल्दी बता दो। बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ चला गया? बी। चलो कौन सा क्वेश्चन था? बी है ना इसका आंसर? हाँ एक दो क्वेश्चन जैसे पढ़ के नहीं आएंगे तो पूछिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आ जाओ। 83 क्या है? ये कह रही है, मतलब एग्जाम में कह रहा है, क्या कहते हैं? SLR। SLR में अगर अपन वृद्धि कर रहे हैं गवर्नमेंट की कमी की, क्या लिखा है अनुपातों में? हाँ कम कर रहा है, तो क्या होता है? मतलब बैंक, आप लोगों से कहा था कि सरकारी चीज़ें खरीदो, अगर हम उसको कम करवा दें तो आपके पास पैसा बचेगा, तो आप क्या करोगे? उससे व्यापार करोगे, तो बैंकों को फायदा हो जाएगा। सिंपल है। अगर हम कह देंगे SLR ज़्यादा खरीदो तो सरकार को फायदा हो जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या है? जी। हाँ बैंकों में ज़्यादा पैसा आएगा तो सस्ता लोन बांटेगा। ठीक है। अब 84 क्या है? जी काय से जुड़ा हुआ है? बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। शब्द सुना है ना? नेट डिमांड, नेट टाइम लायबिलिटी, बैंकिंग से जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? बैंकिंग से। संचार से नहीं जुड़ा है, इनसे नहीं जुड़ा है। ठीक है। 85 बताओ। 84 का ए। हाँ शामिल नहीं है। परिसंपत्तियों में क्या शामिल नहीं है? जमा शामिल नहीं है। मतलब बैंक की परिसंपत्ति नहीं है, अपन ने पैसे जमा किए, अपन कभी भी निकाल लेंगे, लेकिन जो वैसी चीज़ें वो जमा, उनके संपत्ति है ना? ये जमा है, इन निवेश जमा है, उनका शॉर्ट कॉल जमा है, मतलब उनकी परिसंपत्ति है। मतलब बैंक की एसेट्स क्या है? तो वो बैंक की परिसंपत्ति है कि हम जब चाहें उसको उठा सकते हैं, है ना? ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 24 घंटे में। हाँ बैंक ऑफ ब्यूरो। ठीक है। एटीएम NPCI भीम ऐप खोलोगे, उस पर लिखा रहता है। सभी एटीएम को यही संस्थान जोड़ती है, नेटवर्क है पूरा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब फिर क्वेश्चन थोड़े वैसे आ गए जो मैंने बनाए थे वैसे। ये GDP से जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन था, अभी आगे 2 क्वेश्चन आएंगे। मैंने क्या क्या बताया था? आप लोगों को इतनी चीज़ें पढ़नी है, ये वाला। तो इसके 2 क्वेश्चन हैं, इसके 2-3 क्वेश्चन हो गए, इसके भी 2-3 हो गए, इसके भी 2-3 हो गए। अब इसके 2 क्वेश्चन बचे, बस वो देख लो। राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियाँ हैं, पहले ये बताओ। पहली विधि है कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है, क्या बोलते हैं? मूल्य संवर्धन हो रहा है ना? जैसे मान लो टोटल 100 रुपए की चीज़ें बनी, 100 रुपए की बनी है ना, 100 रुपए की बनी। अब इसमें से कुछ चीज़ों के अपन 2 बार जोड़ देते हैं। जैसे ट्रैक्टर बनाया तो कुछ लोहा खरीदा, उनका प्रोडक्ट्स 2 बार काउंट हो जाते हैं, तो अपन मीडिएटर चीज़ को घटा दो। अंतिम वस्तुओं का मूल्य तो जोड़ लिया, ठीक है। तो अपन यहाँ ट्रैक्टर का मूल्य जोड़ा, लेकिन ट्रैक्टर के लिए अपने टायर खरीदे थे, कहीं से कुछ बुल्ट खरीदे थे, तो उन पे भी जुड़ गया, यहाँ पे भी जुड़ गया है। तो क्या कहेंगे अपन? बीच वाली जितनी मीडिएटर चीज़ थी उनको माइनस कर दो, तो टोटल क्या? हाँ देखो क्या हुआ था, ट्रैक्टर का पूरा मूल्य लगा दिया था, 10 लाख का खरीदा अपन ने, और जिससे अपन ने टायर खरीदे थे वहाँ पे भी टैक्स ले लिया गवर्नमेंट, उनके भी 1 लाख के थे, सारी चीज़ 1 लाख थी। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? मीडिएटर चीज़ों को हटा दो, टोटल 10 लाख मान लो। तो क्या कहा? टोटल वैल्यू बढ़ी माइनस मध्यवर्ती चीज़ों को हटा दो, इनको हटा दो। ठीक है। क्या कहा? मध्यवर्ती चीज़ घटा दो, जो बचेगा वो वैल्यू एडिशन हो गया है, पुरानी चीज़ में वैल्यू बढ़ गई है। 100 था। अब दूसरी विधि मानते हैं, ये वाली पहली विधि। दूसरी विधि क्या है? आय वाली विधि।
गवर्नमेंट तीनों विधियों से जनगणना जीडीपी नापती है। कौन कौन सी विधि से? कितनी वैल्यू बढ़ी, वैल्यू एडिशन हुआ। दूसरी मानती है कितनी आय हुई। आय किसकी होती है? इकोनॉमी के 4 कारक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मजदूरी, बेज, व्यक्ति मेहनत कर रहा है, पेमेंट मिल रहा है, बेज हो गया, डब्ल्यू शब्द यूज करते हैं वो डब्ल्यू। दूसरा क्या करते हैं? इंटरेस्ट, ब्याज, अपन ने पैसा दिया, कुछ ब्याज मिलेगा अपनी भूमि पे, ठीक है। और क्या था? पी, पी मतलब होता है प्रॉफिट हो रहा है, कंपनियां जोखिम उठाती हैं, उद्यमशीलता बोलते हैं ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है। और तीसरा रेंट मिलता है, किराया, भूमि पे किराया मिलता है। तो अर्थव्यवस्था में 4 चीज़ों से आय होती है। किस किस से होती है? मेहनत करने से मजदूरी मिलती है, अपना इंटरेस्ट मिलता है ब्याज देने से, प्रॉफिट होता है कंपनियों में, और रेंट मिलता है। 4 तरीके की सभी आयों को इकट्ठा कर लो, राष्ट्रीय आय पता चल जाएगी। तो ये कौन सी होगी? दूसरी विधि हो गई। एक हो गई आय के आधार पर गणना होती है, दूसरी हो गई कितनी वैल्यू बढ़ी, और तीसरी कौन सी विधि है? कि कहाँ कितना खर्च करती है, व्यय। तीनों विधि चलती है। क्या कहा? गवर्नमेंट सीएसओ या एनएसओ तीनों विधियों का पालन करता है, और ये जैसे भी गुणा भाग करके तीनों बराबर कर देते हैं वो। आगे समझ? तो 3 विधियां हैं। तो किसी भी देश में कोई भी एक विधि से आंसर निकल आता है, या तो आप इसको अपना लो, या इसको अपना लो, या इसको अपना लो। इंडिया में तीनों अपनाते हैं, ये क्वेश्चन है। तीनों विधि अपनाते हैं, समझ में? हाँ, तीनों विधियों को यूज करते हैं, और तीनों बराबर कर देते हैं। बोल लो बराबर है राष्ट्रीय आय, ठीक है। किसी एक से भी निकल आती है, या तो आय कितनी हुई उससे निकाल लो, या कितना खर्च किया उससे निकाल दो, या कितनी वैल्यू एडिशन हुआ उससे निकाल दो, लेकिन तीनों का यूज करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो तीनों विधियाँ, डी आंसर, सभी विधियाँ, है ना। बस अब आ जाओ, जन धन योजना का क्या उद्देश्य है? वित्तीय समावेशन। क्वेश्चन आया, जन धन योजना का क्या उद्देश्य है? वित्तीय समावेशन करना, बैंकिंग से जनता को जोड़ना, जिससे कर्ज मिल सके, साख मिल सके, इंश्योरेंस मिल सके, इन्वेस्ट कर सके। क्वेश्चन आता है जन धन योजना का संबंध किससे, या उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, ठीक है। 90 नंबर का बताओ। हाँ, सभी आते हैं, कृषि भी आती है, कमजोर वर्ग भी आते हैं, एमएसएमई आती है, समझ में आ गया? हाँ, सब आते हैं। इंडस्ट्री बड़ी होगी, छोटी लघु कुटीर, घर में धंधा कर रहा है, लघु घर में कुटीर, समझ में आ गया? डी है। 40% देना है ना बैंकों को, यहाँ खर्च करना है अपना, इन लोगों को ब्याज देना है, लोन देना है, ब्याज नहीं, ठीक है। अब क्या था ये क्वेश्चन है, पहली से लेकर तीसरी योजना के बीच में कौन सी संस्थान बनी है। अब इसमें किसी को याद नहीं रहता है, बस ये याद रखो बेंगलोर में आई है ना, एस बेंगलोर संस्थान, ये 9 में बन गया था, पुराना है, तो ये बाहर हो जाएगा। ए हटा दो, डी आंसर बचेगा। क्या कहा मैंने? कौन से संस्थान पहली, दूसरी, तीसरी, पंचवर्षीय योजना बने थे, लेकिन बेंगलोर 12 संस्थान पुराना है, 9 के आसपास का है, तो उसको हटा दो। ए कहाँ है? डी बचेगा। हाँ, कॉमन सेंस से बन जाता है, अगर थोड़ा पढ़ा है तो। यूपीएससी में ऐसे ही घुमा देते हैं, एक पता है सब आंसर आ जाएगा, लोग सोचेंगे पता नहीं कहाँ से पूछा है। अब आ जाओ, अब फिर ये आया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया? हाँ, सन थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ थे अपन, ये बताओ। एमपी इससे जानकारी, अब बताओ एमपी की जीडीपी पहले कितनी थी? प्रेजेंट में हो गई है 1362 लाख करोड़ के आसपास हो गई जीडीपी। पहले कितनी थी? 1246 थी। क्या बोला मैंने? 1246 थी। कितनी ग्रोथ हो गई है? 9.37। ये ग्रोथ हो गई है। ये कौन सी प्राइस पे? करेंट प्राइस पे। इसमें महंगाई नहीं हटाई है, और महंगाई हटा देंगे तो कितनी बचेगी? 6.5 के आसपास, 6.6 बचेगी। जी होगी करंट प्राइस। अब सुन लो महंगाई, बिना महंगाई के 6 प्रेजेंट में पहले कितनी थी? 6.22 है शायद, हाँ 22 इतनी थी। इसमें कितनी ग्रोथ हुई है? 6.01। क्या कहा मैंने? करंट प्राइस पे तो इकोनॉमी इतनी है, गवर्नमेंट इसी को दिखाएगी, वास्तविकता ही है। समझ में आ गया? वास्तविकता का मतलब होता है महंगाई हटा दो, है ना, तो इतनी बचेगी। तो प्रेजेंट में इकोनॉमी एमपी की मानी जाएगी तो 6.5 करोड़ के आसपास है, 6.5 लाख करोड़ के आसपास, हाँ जीडीपी। और कितनी ग्रोथ रेट हुई है? पुरानी से 22-23 में इतनी थी, 23-24 में इतनी हो गई है, तो 6% के आसपास ग्रोथ हुई है वास्तविक
स्टेबल स्थिर प्राइस पे, करंट प्राइस पे कितनी हुई है 9.5 के आसपास। समझ में आ गया इतना? ठीक है, ये दोनों डाटा याद रखना। क्या आंसर क्या है इसका? ए ए है ना, अच्छा 9.37 की वृद्धि। वृद्धि हुई है, हाँ ठीक है। वैसे सर यही परसेंटेज में पूछेगा या फिर ये 6.5? परसेंट में पूछेगा। ये क्या है, ये तो जीडीपी है, पहले इतनी थी, लाख करोड़ में, लाख कॉमा नहीं, कॉमा लगा है, पॉइंट मान लो या कॉमा, समझ गए? ये पॉइंट मान लो 6.22 था, 6.62 हो गया है, ठीक है। और करंट प्राइस पे 12.46 था, 13.62 हो गया है। 9 क्या, हाँ हाँ, माइनस नहीं करो, वृद्धि, ग्रोथ बता रहा है, ग्रोथ कितनी परसेंट बढ़ा है, 9% बढ़ गया है, यहाँ 6% के आसपास बढ़ा है, परसेंटेज में निकाल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, देखो या तो ये क्वेश्चन ही आएगा, या प्रति व्यक्ति वाला आ जाएगा, या सेक्टर वाइज हिस्सेदारी आ जाएगी, या ये आज चौथा क्वेश्चन बनेगा, इंडिया में कितनी भागीदारी है, कितना परसेंट है इंडिया का। आगे से कहानी समझ में, इन चार में से कोई एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, कंडीशन। तो यही कंडीशन चार चीज़ें बताती है, कितनी बड़ी जीडीपी है, कितनी इनकम है, कितना सेक्टर वाइज बढ़ रहा है ना, पार्टिसिपेशन सेक्टर वाइज। डिवाइस पार्क वो उज्जैन था। हाँ उज्जैन था, वही है। हाँ वही है, सिंपल है। तो उज्जैन ही होगा, उज्जैन था तो बॉम्बे, ठीक है। हाँ ये भी स्टार्टअप पे पूछ सकता है, बताया एमपी में स्टार्टअप की कोशिश करी थी तो कितने परसेंट बढ़ गया था अचानक, तो कितना बढ़ा है 126%, है ना। 2023 के बाद ये कोशिश करी स्टार्टअप लाने की, नीति बनाई, मान लो नीति बनाई, 1-1.5 साल में इतना बढ़ गया था। तो इसलिए आ सकता है, गवर्नमेंट बहुत इसको शो कर रही थी। यहाँ तक समझ में आ गया। कई बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन और पूछते हैं जी, वक्र सुने, वक्र डायग्राम बनते हैं, डायग्राम, तो ये किस व्यक्ति ने किससे संबंधित कहा है, तो 4 व्यक्ति हैं, चारों के नाम याद रख लो। हाँ, गिरी गुणांक का से संबंधित है, ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन विषमता भी बढ़ रही है। क्या, हाँ आय का वितरण, सही शब्द है ना। हाँ एक ही बात है ना, क्या बोला मैंने, आय का आय और ये बढ़ रही, समझ में आया, गिनी गुणांक। और क्या कहते हैं, एंजल का ही संबंध था, एंजल साहब ने क्या कहा है, जब आपकी आय बढ़ती है तो आप ज़्यादा खर्च भी करते हो स्टार्टिंग में। क्या मैंने बोला, जैसे मैं आपकी इनकम बढ़ जाएगी, 1 लाख मिले, 2 लाख तो आप खर्च करोगे, जब 1 करोड़ मिलने लगेगी फिर नॉर्मल हो जाओगे स्टार्टिंग में। और ये कोई भी मैप ये परमानेंट नहीं है, तो देखना कोई ऐसे नहीं है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक लिमिट के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही स्टार्टिंग में आय बढ़ेगी, आप बहुत खर्च करोगे। ये बात किसने कही है, एंजल ने कही है, आय और उपभोग का संबंध। और फिलिप क्या कह रहे हैं, जब महंगाई बढ़ती है तो रोजगार भी स्टार्टिंग में बढ़ेंगे एक सीमा तक, ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी फिर रोजगार नहीं बढ़ेंगे। तो ये भी कब्र कैसा हो गया, बकर कैसा हो गया, ऐसा ही हो जाएगा। पहले रोजगार, आय बढ़ रही है, वृद्धि, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार भी बढ़ेंगे, एक सीमा के बाद रुक जाएंगे। यही चीज़ किसने कही है, कुजनेट से कहे। कुजनेट क्या कहेंगे, हाँ, जब समृद्धि बढ़ेगी तो विषमता भी बढ़ती है। स्टार्टिंग में सबको तो फायदा नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को मिल जाएगा। तो 4 लोगों ने बोला, याद रखना। एंजल काय से संबंधित है, उपभोग से, आय प्लस उपभोग बढ़ेगी। और क्या नाम था उसका, फिलिप का, फिलिप है बेरोजगारी और समृद्धि, है ना, मुद्रास्फीति से, ठीक है। गिनी गुणांक विषमता से, आय बढ़ रही है विषमता भी बढ़ती है। और ये कुजनेट, ठीक ठीक, चलो आंसर वही हो जाएगा 2-1, हाँ है ना, हाँ ठीक है 96। अब क्वेश्चन बचे हैं, अब एक और आरबीआई का क्वेश्चन है। आरबीआई, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से बन जाएगा। बताओ आरबीआई के उपकरण बताओ, कौन कौन से गलत हैं, कौन से सही है। हाँ कैसे, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। और देखना, बीमा बाजारों को कौन देखता है, इरडा, बताया था, IRDA इरडा देखता है। पूंजी बाजारों को कौन देखता है, सेबी देखता है। तो ये तीनों आंसर लास्ट वाले गलत है, ये सही है। ये कैसे उपकरण है, मात्रा, करेंसी की मात्रा को करते हैं। और ये कौन से, क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं ये वाले, है ना। और ये क्या है, जिसके काम है, कई तरह के काम है उसके। डी आंसर है, क्योंकि उसमें वित्त सचिव के चलो सही। अब एक क्वेश्चन और बताओ, बजट से संबंधित है, बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, उसके बाद बताएंगे।
पहले थोड़ा समझाना पड़ेगा, लग रहा है इसको। हाँ, पहले मुझे बताओ, जैसे ये बजट है, भारत का बजट बता दूँ, भारत का बजट, बजट भारत का 2023-24 में आर्थिक सर्वेक्षण है ना, क्या था, भारत इंडिया का, ये कह रहे हैं आय कितनी थी भारत की, ये इधर मान लो राजस्व, ठीक है, राजस्व, ठीक है, गलत लिख रहा हूँ, राजस्व, ठीक है, इधर पूंजीगत, पूंजीगत, ये राजस्व में डे बाय डे की आय आएगी। अभी बता रहा हूँ, रुको, इसमें यहाँ बता रहा हूँ आय, ठीक है, यहाँ बता रहा हूँ व्यय, ठीक है, आय दो तरह की होती है, कर से आय, गैर कर आय, ठीक है, अब व्यय भी दो तरह के हो गए, ठीक है। अब क्या बोला, कितना राजस्व, जहाँ से राजस्व आएगा उतना खर्च हो जाएगा, या इनमें कम ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे राजस्व घाटा, कहेंगे क्या कहेंगे, राजस्व घाटा। पूंजी में भी पैसा आएगा जाएगा, पूंजी घाटा कहेंगे, पूंजी कम है, ठीक है, सिंपल समझ में, है ना। अब मान लो इसको पूरा बजट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बजट कह रहे हैं, बजट कहा मैंने। अब बताना, इंडिया का बजट मान लो 3,30 लाख करोड़ आय थी, इंडिया की कितनी थी, आय थी, और इंडिया व्यय कितना कर रहा है, 36 लाख कर रहा था, मान लो लाख करोड़, करोड़ कर रहा था, तो क्या करेगा, 6 लाख कहाँ से आएंगे, उधारी से आएंगे, तो बजट घाटा कितना होता है इंडिया के अंदर, जीरो, जीरो बजट घाटा। किसकी बात कर रहा हूँ, बजट का, क्योंकि बजट 36 लाख खर्च कर रहे हैं वो, और पूंजी से उन्होंने मान लो 6 लाख और ले लिए, तो इनका क्या हो गया, 36 लाख का खर्च कर रहे हैं, 36 लाख की आय चाहिए इनको, तो इंडिया में बजट घाटा कितना होता है, जीरो। अब जो सेकंड क्वेश्चन होता है, राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा 6 लाख करोड़, क्या कहा, हाँ, तो राजकोषीय, राज पे, अपने राज पे घाटा आ गया, राजकोषीय घाटा हो गया, है ना, अरे भाड़ बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 6 लाख। 6 लाख कहाँ से आया है, उधार लिया, या तो जनता से लिया या विदेश से लिया है, जनता से ये अधिकतर लेते हैं, जैसे प्रतिभूतियों में कहीं कहीं चीज़ों में ले रहे हैं उधार, तो उस पर ब्याज भी चुकाएंगे अपन, तो बजट घाटा कितना, जीरो कर दिया गवर्नमेंट ने, 36 बढ़ा दिया। अब राजकोषीय घाटा क्या हो गया, जितना मार्केट से उधार लिया था, और राजस्व घाटा तो बता दोगे, राजस्व में आय और व्यय का अंतर, पूंजीगत घाटा आय और व्यय का अंतर। पूंजी का मतलब क्या मैंने बताया यहाँ, पूंजी का मतलब होता है परिसंपत्तियां की जनरेशन होता है, क्या होता है, परिसंपत्तियां बढ़ती हैं, परिसंपत्तियां बढ़ेंगी, इनमें क्या होता है, राजस्व में ना परिसंपत्तियां बढ़ रही है ना लायबिलिटी घट रही है ना, एसेट्स में। और पूंजी में क्या होता है, अपन ये देखना, पूंजी भी दो तरह की होती हैं, क्या कहते, निवेश कर रहे हो अपन कहीं पे, नहीं ये तो व्यय हो जाता है, निवेश, निवेश व्यय हो जाएगा, व्यय, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे उसको, FDI, FII, जितनी भी पूंजी आ रही है ना, FII, डिसइन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है, बाजार उधार आ गया। अब मेन चीज़ मुझे क्या बतानी है, मुझे ये बतानी है, बजट घाटा तो आप समझ गए, 30 आया था, 6 उधार ले लिया, अपनी 36 क्या हो गई, लाख की व्यय हो गया, है ना, यही आय हो गई और व्यय बराबर हो गया 36 लाख, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, बजट घाटा, बजट इनकम, बजट इनकम माइनस बजट एक्सपेंडिचर इक्वल टू जीरो। अब आ जाओ राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा कितना हो गया, वो 6 हो गया, राजकोषीय घाटा मतलब क्या हो गया, हाँ, 6 लाख का राजकोषीय घाटा आ गया। अब क्या कर रहे हैं अपन, देखना, जो अपन ने व्यय किया था, व्यय में अपन देखना सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च करते हैं, ब्याज चुकाते हैं, क्या चुकाते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट देते हैं, मूल रकम नहीं दे रहे, अगर मूल रकम देंगे तो अपना कर्ज कम हो जाएगा, ब्याज चुका रहे हैं, ब्याज ही बहुत चुकाते हैं अपन, लगभग 4.5 के आसपास कुछ चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं, फिर दूसरे खर्च होते हैं, दूसरे बारे, सैलरी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो अलग है ना, लेकिन अपन इसमें से खर्च मान लो निवेश कर देंगे, निवेश करेंगे, वो तो अच्छी चीज़ है। तो क्या कहा है गवर्नमेंट ने, क्या बोला है, अपने आप को बचाने के लिए बोला है, राजकोषीय घाटा आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये समझो, ये कहा इसमें से हम कुछ तो ब्याज ही कटा रहे हैं, ब्याज ही दे रहे हैं, मान लो 3 लाख करोड़ का ब्याज दे रहे हैं मान लो, तो अपना कितना बचेगा, मात्र 3 लाख, हाँ 3 लाख ही, हाइपोथेटिकल लिख रहा हूँ, वैसे 2.5 के आसपास था, तो 3 लाख क्या हो गया अपना प्रभावी घाटा, क्या लिखेंगे अपन, नहीं प्रभावी नहीं, प्राथमिक घाटा लिखेंगे, प्राथमिक घाटा, क्या समझ में आया। प्राथमिक घाटा ऐसी बला है जिसमें से इंटरेस्ट को हटा दो, बजट घाटा जीरो, राजकोषीय घाटा उधार लिया उतना, अब उधार में से भी अपन ने कुछ ब्याज चुकाया था, उसको क्यों जोड़ रहे हो, तो अपना प्राथमिक घाटा कितना माना जाएगा, 3 लाख, समझ में आ गया। अब हाँ ब्याज हटा दो,
इंटरेस्ट घटा दो, तो 3 लाख के आसपास अपना प्राथमिक घाटा हो गया है। अब सरकार ने और नई तरीके ढूंढ लिया, अब प्रभावी प्राथमिक घाटा भी होता है। अब वो क्या कहेंगे, ये कहेंगे देखो जो 3 लाख को तो रुपये घाटा है, 3 लाख में हमने 50,000 रुपये क्या किया है, निवेश कर दिया है, स्कूल बनवा दिए, इससे तो अपनी संपत्ति बढ़ गई है। तो और इसको आप क्या कहेंगे, प्रभावी प्राथमिक घाटा। ये समझ लेना, इससे क्वेश्चन आएगा, प्राथमिक घाटा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? इनमें हमेशा डाउट रहता है, हर किसी को डाउट रहता है। क्या कहा मैंने, बजट घाटा 0 कर दिया, राजकोषीय घाटा जितना उधार लिया वो कर दिया, राजकोषीय घाटा इक्वल टू उधार, मार्केट बोरो, उधार, ठीक है। प्राथमिक घाटा क्या हो गया, इंटरेस्ट को हटा दो, और कम किसको करना है, 3 लाख में से भी अपन ने 50,000 मान लो क्या किया है, निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया था कहीं, संपत्ति अपनी बढ़ गई है, तो उसको घाटा क्यों कह रहे हो, तो बोल दो प्रभावी नहीं, प्रभावी घाटा है। तो क्या समझ में आया, चारों घाटा का समझ में आ गया, क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। तो अपना बजट घाटा तो 0 होता है, राजकोषीय घाटा सबसे ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट चाहती है 3.5% तक रहना चाहिए, लेकिन 4 से ज़्यादा पहुंच जाता है। एमपी में कितना है, 4.2 है, ठीक है। और प्रभावी घाटा कितना है एमपी में, 1 के आसपास है ना, पॉइंट कुछ है ना, ठीक है। जो प्रभावी घाटा और कम हो जाएगा, 0.4 के आसपास हो जाएगा। तो 4 घाटा होते हैं, डाउट नहीं रहेगा। निवेश भी करते हैं, जैसे 3 लाख था, निवेश भी करें, स्कूल बनाए, विद्यालय बना दे, हॉस्पिटल बना दे, तो कह रहे हैं उसको घाटा क्यों कह रहे हो, वो तो अपनी संपत्ति बढ़ गई है, तो ऐसे बच जाते हैं। तो सबसे कम घाटा ही होता है। ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। अब वापस आ जाओ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप समझ गए राजकोषीय घाटा क्या है, बजट में से टोटल एक्सपेंडिचर में से प्राइमरी रिसिप्ट घटा दो, मार्केट उधार को बोल दो, प्राइमरी घाटा। समझ में आ गया? नहीं, ये सही नहीं है, ये सही है, गलत नहीं है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, बस ये गलत कर दिया मैंने। यहाँ क्या लिख दिया है, ब्याज। क्या लिखा है मैंने, हाँ, उसमें से आप लोग बोलो कि ब्याज को हटा देंगे, ब्याज जोड़ेंगे नहीं ना उसमें। हाँ देखो, वो तो घाटे थे, भूल जाओ उसको, वो चार्ट समझ में आ गया। बजट घाटा 0, राजकोषीय घाटा उधार, प्राथमिक घाटा ब्याज को हटा दो, ठीक है। और प्रभावी किसको कहोगे, कुछ इन्वेस्ट भी किया था हमने, उसको घाटा क्यों बोल रहे हो, वो घाटा हो गया, खत्म हो जाओ। अब मैं पूछ रहा हूँ, रेवेन्यू आय किसको कहोगे, रेवेन्यू आय किसको कहते हैं, करों से आती है, करों गैर करों से आती है, और इसमें कोई संपत्ति नहीं बढ़ती अपनी। क्या कहा, राजस्व क्या होता है, फिर से आ जाओ, वापस आ जाओ यहाँ। राजस्व किसको कहोगे, बताओ, राजस्व किसको कहोगे, ऐसी आय जिसमें हमारी आ रही है, जा रही है, संपत्ति नहीं बढ़ रही है, इसको कहते हैं राजस्व। क्या कहा, समझ आ गया। पूंजी किसको कहते हो, संपत्ति बनती है या लायबिलिटी घटती है अपनी, लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी बढ़ जाती है, हमें इतना कर्ज देना पड़ेगा, हमने इतना उधार ले लिया है, हमारी संपत्ति घट जाती है। उधार से जो पैसा आता है वो पूंजीगत में आता है। पूंजी का मतलब होता है संपत्ति बढ़े या घटे। क्या कहा, संपत्ति बढ़ रही है, घट रही है। और राजस्व का मतलब होता है ना संपत्ति बढ़ रही ना घट रही है, इसमें संपत्ति बढ़ती घटती नहीं। हाँ, अब जैसे क्या, पर डे वाली, डे टू वाले कुछ अपनी, या मंथली हाँ, जो एसेट संपत्ति नहीं बढ़ रही, कैपिटल नहीं बढ़ रही है, किसमें, राजस्व में। तो समझ गए, कोई सी भी आय आ रही है, चली जाएगी, तो है कैपिटल में क्या होता है, संपत्ति बढ़ेगी या घटेगी, संपत्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन जब अपन ब्याज चुकाते हैं उसको क्या कहाँ रखोगे, ब्याज चुका रहे हैं, ब्याज चुकाने, नहीं, ब्याज चुकाओगे उसको रेवेन्यू मानेंगे, उसमें अपनी संपत्ति नहीं बढ़ी। क्या कहा मैंने, वो घाटा लगे, घाटा भूल गए, घाटा भूल जाओ। अभी बात कर रहा हूँ रेवेन्यू की। जैसे मान लो मैंने, हमने ब्याज चुका दिया तो संपत्ति बढ़ी नहीं बढ़ी। अगर हम मूल रकम चुका देंगे तो अपनी संपत्ति मतलब अच्छी हो गई, लायबिलिटी घट गई हमारी, दायित्व तो घट गया हमारा, बोझ कम हो गया। कब, जब मूल रकम चुकाएंगे, ब्याज चुकाएंगे तो नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ब्याज चुकाना क्या है, राजस्व है। क्या कह रहा हूँ, ब्याज चुकाना राजस्व है, इसमें अपनी संपत्ति ना बढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर मूल रकम चुका देंगे तो अपनी पूंजी बन जाएगी, अपनी घट गया बोझ, तो बस। नहीं, मूल रकम चुकाएंगे तो पूंजी है अपनी, तो राजस्व है। क्या कहा, ब्याज चुका रहे हैं, क्या हो रहा है, राजस्व है। और मूल रकम चुका रहे हैं तो पूंजी, कैपिटल होगी, कि हमारा बोझ कम तो हुआ, अब ब्याज दे रहा है, कोई बोझ ही कम नहीं हो रहा है। और इसमें संपत्ति का कोई वो नहीं। हाँ, तो राजस्व का क्या मतलब होता है, मुझे बताओ। संपत्ति ना बढ़े ना घटे, संपत्ति, इसको बोलते हैं एसेट्स। एक शब्द है लायबिलिटी, दायित्व,
दायित्व, दोनों समझ में आ गई। क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेश। संपत्ति बढ़े घटे तो कैपिटल होती, संपत्ति ना बढ़ रही ना घट रही है तो राजस्व है। ऐसी दायित्व बढ़ रहा है घट रहा है तो कैपिटल है, दायित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो राजस्व है। सिंपल समझ में आ गया। अब अपन ब्याज चुका रहे हैं तो कुछ नहीं बढ़ रहा है घट रहा है तो वो राजस्व है, तो वो कैपिटल नहीं है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब मैंने क्या पूछा, कैपिटल किसको कह रहे हो? कैपिटल उधार को मान रहे हो, निवेश को मान रहे हो, इंटरेस्ट को मान रहे हो, लेकिन ब्याज को नहीं मान रहे हो, तो ये गलत है। क्या कहा मैं? अगर मैं इसको यहाँ ऊपर लिख दूंगा तो सही है, तो सही है सेंटेंस, तो फिर चारों सही हो जाएंगे। इतनी कहानी समझ में आ गई। रेवेन्यू समझ गए, संपत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना दायित्व पे फर्क पड़ रहा है, कैपिटल में फर्क पड़ता है, संपत्ति पे भी दायित्व पे भी। और जो घाटा मैंने समझा दिए, 4 घाटे होते हैं, बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी घाटा। ठीक है, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा बस। हाँ डी आंसर है इसका, डी आंसर है। बस अब खत्म होने वाला है, जल्दी से खत्म करो। पंचवर्षीय योजना है, पहली में कृषि, हाँ दूसरी में उद्योग, बिल्कुल सही, 5वीं में गरीबी, हाँ और 8वीं में ये मानव संसाधन, मिड डे मील, हाँ हाँ 2 1 4 3 वही मेरा सरल फार्मूला है। अब मुझे ऑप्शन बदलने पड़ेंगे, लोग समझ जाएंगे मैं ऐसी क्वेश्चन बनाता हूँ, अब नहीं बना। 5वीं में गरीबी, अगर 8वीं नहीं पता तो वो मिड डे मील और संसाधन। अब ये क्वेश्चन और आता है जो मैंने बताया था 5, ट्रिलियन के 550, है ना? ठीक है, अब क्या है लास्ट और बता दो, जीडीपी और बता दो। ये सब सीधे सीधे आपने बताए थे, मतलब ये बस एमएनपी इधर आ जाएगा। अच्छा याद है इनको, है ना? बाकी समझ में आ जा, समझो। कल मैंने सिर्फ एक बार वीडियो देखो ये वो छोड़ो, जीडीपी क्या होता है? अंतिम प्रोडक्ट की या वस्तु या सर्विस की वैल्यू, मौद्रिक वैल्यू, जीडीपी सही है। ठीक है, और जीएनपी क्या होता है? भारतीयों के द्वारा, इंडियन के द्वारा, है ना, नेशनल इनकम, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, और एन क्या होता है? नेट। नेट का मतलब क्या होता है? जितना मूल्य ह्रास हो जाता है किसी चीज में उसको घटा दो। जीएनपी में जैसे जीडीपी में से घटा दोगे तो नेट जीडीपी निकल आएगी, और जीएनपी में से घटा दोगे तो नेट एनपी निकल आएगी। कहीं पे भी मूल्य ह्रास घटा दो। ठीक है, इसका ये था, इसका ये था, बस, हाँ यही था, है ना, 21C, है ना। तो अपन ने क्या किया, जीडीपी के भी क्वेश्चन आ गए, राजस्व के भी आ गए, मौद्रिक पॉलिसी के आ गए, बैलेंस पेमेंट के आ गए, जहाँ लोग भूलते हैं वो क्वेश्चन भी मैंने डाल दिए। इसके अलावा ज़्यादा नहीं भटकना, बस पर्याप्त है। ठीक है, अब इसको